अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू जहान रमज़ान। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही पुरानी दोस्त इजाले सरहदी। आज छठा रोजा है और आई थिंक सबका रमजान अच्छा गुजर रहा है और बड़ा कराची में जो एक मौसम है वो भी अच्छा बेहतर हो गया। आज थोड़ी सी गर्मी है लेकिन पिछले काफी दिनों से मौसम भी बहुत खुशगवार रहा है। और आज का हमारा मौजू इजाले आपको बताएंगे। इजाले भाई ये मौजू ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से, और हमारे रमजान का पहला जुम्मा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर मुझे सारे जो अरकान हैं इस्लाम के तो उसमें अगर मैं देखूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लिए करते हो और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हुकूकुल इबादत आते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हो। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है ज़कात या सदका या चैरिटी। अब ज़कात अगर आप आई एम श्योर जानते होंगे, एक ऐसी चीज है जो इनकम्बेंट है, जरूरी है, हम पे लाजिम है कि हम एज मुस्लिम्स 2.5% अपनी वेल्थ का जो है उन लोगों पे खर्च करें जो मुस्लिम हो, मोमिन हो और जिनको उस चीज की नीड हो। स्पेशली प्रिविलेज जो होते हैं ना मंशा, बिल्कुल हम हैं प्रिविलेज माशाल्लाह। बिल्कुल हम प्रिविलेज हैं और मुझे लगता है कि ये वो वाली चीज है जो एक इंसान को वैसे भी आपको जेनरस होना चाहिए। मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट ज़कात जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पे लाजिम है, लेकिन एक चीज है कि आपको जेनरस होना चाहिए अपने टाइम के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपनी विजडम के साथ। आपको लोगों के साथ वैसे ही जेनरसली पेश आना चाहिए और ऐसे लोग सबको अच्छे लगते हैं, किसको नहीं अच्छे लगते। हाँ, लेकिन मंशा ये यहाँ पे जो है ना, मैं थोड़ी सी बात की नफी इस तरह करूंगी कि जब आप ज़कात की बात करते हो या सदका की बात करते हो और लोगों की हेल्प की बात करते हो तो लोग उसकी एक डिमार्केशन होती है, वो भूल जाते हैं। एक होता है जो हमने आई थिंक पिछले प्रोग्राम्स में भी इस पे रोशनी डाली थी कि एक होती है हेल्प करना किसी की तरफ, या तो माली हाथ बढ़ाना या आप उनको, जैसे आपने कहा, उनको अपना टाइम देना, उनकी हेल्प करना, दूसरे तरीकों से इमोशनल सपोर्ट बनना। लेकिन कुछ लोग करते हैं वो दिखावे के लिए, कुछ लोग करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोगों के सामने और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप नहीं जान सकते। मंशा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया था। मंशा प्लीज आप बताइए। हाँ, हम एक्चुअली इस शो शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो कोई ऐसा चैरिटेबल काम करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं और उस पे नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को दिखाना नहीं चाहिए कि आप क्या दूसरों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे इंसान को जरा आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो उसको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप उससे कुछ कम है, कुछ कम है या उनमें कोई कमी है। और वो लोग ये जवाब देते हैं कि हम दूसरों को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि ये काम करें। तो ये बड़ा एक डिबेट है, बिग डिबेट। हालांकि ये कहा भी गया है कि जो हाथ दे रहा है वो लेने वाले हाथ को भी ना पता चले कि वो कहाँ से आ रहा है। बट कोई फॉर्मूला नहीं है। बल्कि मैंने तो ये जब एक दफा नियत जो है वो अल्लाह को ही पता है, और आप अल्लाह की रजा में करते हैं। बहुत सारी चीजें आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं। बीच में वावेला मचा था 1-2 साल पहले की बात है, कोविड के जमाने में खासकर, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड के जमाने में बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, माली और माशी हालात खराब हो गए थे, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हेल्प की। और मैं इस चीज की दाद देती हूँ अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को कि वो जब हेल्प करने पे आते हैं ना तो उनसे पीछे कोई नहीं। अच्छा, पाकिस्तानियों का मुझे लगता है कि दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैं कभी बाजार वगैरह भी जाती हूँ तो अगर मेरे पास जैसे कि अब पैसे कम पड़ गए, आप जितना आप सोच के लेके जाते हैं कि इतने पैसे हैं उससे हमेशा कम पड़ जाते हैं, तो कोई चीज मुझे पसंद आती है तो वो दुकानदार को मैं कहती हूँ भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं आप ले जाएं, आप भिजवा दीजिएगा। और मैं कहती हूँ कि इनको यकीन है, नाम ना जान ना पहचान, उनको मुझ पे इतना यकीन है कि आप क्या बुरखा पहन के जाती है कि आपको पहचान नहीं रहे होंगे? नहीं, अच्छा ये शुरू से है, पर जैसे जाले मैं सच्ची बताऊं, ये मेरे इंडस्ट्री के आने से पहले भी ये हुआ है कि जब मतलब लोग मुझे नहीं जानते थे तब भी मेरे साथ ये हो चुका है। और मुझे हमेशा उस वक्त मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार पाकिस्तानी वैसे दिल हमारा बहुत बड़ा है और मेजबानी और वैसे भी मेहमान नवाजी, मेजबानी। और अच्छा, मैं जिस पॉइंट पे पहुंच रही थी वो ये था बेसिकली कि कोविड के जमाने में ये वावेला मचा था कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि देखिए हम ये जो है वो बोरियां हैं हमारे पास आटे की और राशन की और हम ये बांट रहे हैं और लोगों के साथ तस्वीरें। सो फोटो ऑप जहाँ खराब है वहाँ उसकी पॉजिटिव एलिमेंट को लोग निगेट कर रहे थे। जब हम एज सेलिब्रिटीज और जाने माने वाले लोग इस तरह की कोई चीज करते हैं तो लोग हमारी पैरवी करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। दिस इज अ पावर दैट वी हैव। सो ये करना जरूरी है। जब एंजेलिना जोली भी कहीं जाती हैं दुनिया में किसी कोने में हेल्प करने के लिए, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे एम्बेसडर हैं, UNHCR, सो शी शोज
that she does. तो वो दिखाना भी जरूरी है। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसमें दिखावा नहीं होता लेकिन बताना होता है। इसका जो इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ मंशा हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग यहीं रहिएगा क्योंकि आज का शो होने वाला है बहुत मजेदार। हमें ज्वाइन करेंगी नादिया खान। आप देख रहे हैं जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। कम बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहान रमजान और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मंशा यहाँ मौजूद है और हमारे साथ है नादिया खान। कैसी है नादिया? कैसी है नादिया? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसा क्या आज आपका सेगमेंट? लेकिन मेरे अंदर तुम देख नहीं रहे, एक ठहराव, एक मैच्योरिटी आ गई। आज हम फौरन समझदार हो गई हूँ 3 दिनों में। जैसे आपको न्यूज के उसमें लेकर आए तो आपकी पर्सनालिटी में जरा एक ग्रेस भी आ गई है। अच्छा नादिया, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात और चैरिटी, जेनरोसिटी को अगर हम जरा एक्सपैंड कर लें तो जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि यू वर सेइंग कि इन रमजान देयर इज अ लॉट टू डू, बहुत चीजें होती हैं करने को। और पिछले कुछ रमजानों में हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, वो भी जो है कोई ऐसा काम करते हैं जैसे राशन ड्राइव होती है, लोगों को राशन देना पहुंचाना, लेकिन उसमें बहुत तनकीद भी आती है क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने तस्वीरें नहीं लगानी, आपने दिखाना नहीं है। तो आपकी इस पे क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन कि इज इट अ गुड थिंग? वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को या ये गलत है? और अगर आप किसी को दे रहे हैं तो नहीं दिखाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं चैरिटी? नहीं, मैं कहती हूँ जब हम इतना अपनी लाइफ के बारे में दिखा रहे, कहाँ गए, क्या खा रहे हैं, किधर क्या कपड़े लिए हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं, अच्छा काम कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिखाना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि अगर मैं उनकी तस्वीर देखूंगी ना मुझे भी शर्म आएगी। हाँ, कहूंगी यार देखो ये कर रही है। आपको अगर आप भूल गए हैं, जहन से निकल गया या एहसास नहीं या कभी किया नहीं, तो होता है कुछ इंस्पायर होता है। मुझे तो लगता है जरूर आप ऐसे जो काम कर रहे हैं आप दिखाएं जरूर। अब उसकी नियत तो अल्लाह जानता है ना कि उसने शो ऑफ करने के लिए किया है या जेन्युइनली किसी की मदद की है, एंड टू स्प्रेड दैट द पॉजिटिविटी और द स्पिरिट ऑफ रमदान कि जी मैं दे रही हूँ, आप भी दीजिए, आप भी इनकी मदद कीजिए। जो पेड प्रमोशन इस तरह होती है, वो हमसे जो मैसेजेस करवाते हैं चीजें, वो क्या है, वो तो नहीं बुरा लगता किसी को। नहीं। तो अगर हम पर्सनली अपने घर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी कीजिएगा। दैट्स अ पब्लिक आई थिंक सर्विस मैसेज हमारी तरफ से जेन्युइन कि हम ऐसे जीते हैं, आप भी ऐसे जियो, भी करो। आप भी करें, आप भी। अच्छा, आप भी यू वर मेंशनिंग इन द ब्रेक के चैरिटी ड्राइव्स यू डू इन रमजान, चैरिटी ड्राइव्स होती हैं, तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट। प्रमोशन हो जाएगी, आई डोंट नो के नाम नहीं, आप बेशक नाम ना लें, पर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं चैरिटी की जो जेन्युइन मुझे लगता है कि सही हैं, तो फिर उनके लिए हम शाउट आउट्स बनाते हैं, खुद भी चले जाते हैं, टेलीथॉन हो तब भी चले जाते हैं, लेकिन ये चलता रहता है सिलसिला बिल्कुल। और खुद मुझे तो लगता है कि इतनी आसानी हो गई यार, ये इतने सब स्टोर्स ने इतने अच्छे राशन पैकेजेस टाइप इंट्रोड्यूस कर दिए, 3000, 5000, 7000, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 10 ले लें, 20 ले लें, कुछ भी लें। और लेकिन वो भी जो घर में मासियां नहीं होती, बाजी मैं तो 2 सेट लेने, 3 सेट मेरे बुक कर दो। मैं कहती यार ये तुम्हारा बेटी का, हाँ सेट, मेरे तो सेट होते हैं ना घर में उनके जो हाउस हेल्प है कि बाजी मेरे 3 सेट दो। मैंने कहा यार मैंने और भी जगह देना है, लेकिन सो क्यूट। अच्छा, हाउस हेल्प के साथ मेरा ये होता है ऑनेस्टली कि पूरे साल जो है आपके साथ थोड़ा थोड़ा, और हाउस हेल्प जो है ना सबसे ईजी होते हैं इन द सेंस कि उनको तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ आगे पीछे मिलती रहती है, मिल रही होती है, कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। और स्पेशली हम लोग जैसे हैं, हमें तो इतनी पीआर आती है माशाल्लाह माशाल्लाह, सो ब्लेस्ड, इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा आती है। अच्छा, जाले के पास हमेशा, अगर मेरे पास कुछ नहीं होता मैं भी जाले से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जाले के पास एक रेडी स्टॉक होता है चीजों का, पीआर का, हर चीज का। मेरे पास एक बच्ची, एक लड़की काम करी थी जो कि उसको मैंने इतना मेकअप और चीजें दी, अब उसका यूट्यूब चैनल है अपना। उसने जॉब छोड़ दी, सैलून में जॉब करती थी, मेरे पास आती थी ना कभी हॉट ऑयल लगाने, ये वो, उसको मैं इतनी चीजें इतना दिया, कहती है आप ही कि मेरा चैनल भी, और उसने अपना सैलून खोल लिया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मतलब शी हैड द टैलेंट, उसमें टैलेंट था, और आप भी एक आपने उसकी हेल्प की कि आपने उसको सारे वो प्रोडक्ट्स वगैरह दिए। और सब वो यही हैरान होते हैं कि तुम्हारे पास ये बाहर का मेकअप कहाँ से आया, किस तरह। तो वो बस कहती है कि नहीं, मैंने कहा मेरा नहीं बोलना, कहना कि मैं क्वालिटी का बहुत खास ख्याल रखती हूँ। इसी बात से ना मैं एक और चीज पॉइंट करना चाहूंगी कि मुझे चैरिटी बहुत अच्छी लगती है। आई लव हेल्पिंग आउट पीपल, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ये प्रिविलेज है। लेकिन मुझे चैरिटी में ना एक जगह डिमार्केशन करने का दिल करता है, और वो ये है कि स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से ही, और वैसे ही जब आप उसमें आते हैं, रमज़ान के महीने में आते हैं, तो लोग जो है वो आपसे दरखास्तें शुरू करते हैं कि हमारी मदद करते हैं। मुझे ये दिल करता है कि मैं किसी तरह से किसी बच्चे को लेकर, जो कि मैं करती हूँ, आई हैव स्पॉन्सर्ड अ चाइल्ड,
एजुकेट करूं या उसको कोई हुनर सिखाऊं कि वो फ्यूचर में अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, बजाय इसके कि इनेबल करना जारी है और ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। वन टाइम हेल्प इज नॉट इनफ। कभी कभी आपको बिल्कुल किसी की जिंदगी बदलने की जरूरत होती है, आपके किसी एक जेस्चर से वो करना जरूरी। अच्छा, ये जो आपने किया ये भी जिंदगी बदलने वाली बात थी। अच्छा, इसी से मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी और आप दोनों से आई लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन इट। ये बहुत सारे लोग हैं जो वैसे दे देते हैं, मतलब पैसे देना उनके लिए ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो घर में उनके मुलाजिम होते हैं उनको वो मार भी लगा रहे होते हैं, उनको वो गालियों से भी मतलब गालियों से बात कर रहे होते हैं उनके साथ। तो उनका ये सोचना होता है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, मैंने 2000 एक्स्ट्रा दे दिए और 4 चमाटे लगा लिए। तो ये किस किस्म की सोच होती है? मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे पास तो जितने भी हाउस हेल्प आई है वो तो हम तो उनको सर पे बिठा के रहते हैं, उनके साथ हल्का सा आप ऐसे भी देख लो तो वो माइंड कर जाते हैं। वो तो मुझे भी समझ नहीं आती वो कौन लोग हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं यही हैरान हूँ कि बर्दाश्त कौन कर रहा है। हम तो कराची है ना, कराची में हम तो इतने तमीज से बात करते हैं, बेटा अब मेरा क्या स्टाइल है, बेटा अब देख लो। अगर बेटा भी मुझसे इतनी बड़ी, लेकिन मैं कहती हूँ उसको भी बेटा बच्चे देख लो, अगर हो जाए देख लो, अगर तुम्हें आसानी हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगी। और अक्सर काम मैं ही कर रही होती, कोई चीज गिरती है पहले मैं झुकती हूँ उठाने के लिए, नहीं आप ही मैं कर लूंगी ये वो। मैं तो इतनी तमीज से बात करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता आजकल लोग इतने सुनते हैं। ये कौन लोग हैं जो इतने मजबूर हैं, या तो उनकी फैमिलीज मजबूर करती हैं, आई डोंट नो, या उनको डर होता है एम्प्लॉयर से जिनके यहाँ काम कर रही हैं कि ये धमकियां को दी हुई है। एक ये है कि वो जो हमारा लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम है ना, कि जो गाँव से लैंडलॉर्ड लेके आते हैं उनको डर होता है, उनको डर होता है कि भाई हमारी फैमिलीज के साथ सख्ती करेंगे या हमारे साथ सख्ती करेंगे, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन अदरवाइज आम घरों में अब तो जी हम बहुत डर की हाउस हेल्प से बात करते हैं, वो नहीं सुनते। बट मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है ये जरा हमारा एक कराची का, या एटलीस्ट मैंने जो इर्द गिर्द के लोगों को देखा है, थोड़ा सा हमारे यहाँ का ये कल्चर है। और स्पेशली हम लोग जो काम करते हैं, औरतें जो काम करती हैं, उनको जरा, क्योंकि जाले का जो है कि हेल्प चली गई है और जाले उसको बहुत ज्यादा मिस करती है। और एंड महविश जो बाहर चली गई है, वापस आ जाओ। नहीं, महविश बहुत अच्छी जगह आ सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि महविश बहुत अच्छी जगह, वो कंबोडिया चली गई है। हाँ, शी इज गॉन देयर टू डूइंग अ जॉब देयर। और ये ऐसा इतना बड़ा दुख है ना, मैं बताऊं आपको कि एक जब आपको कोई पसंद आ जाए, कुछ टाइम गुजर जाए और पता चले कि आप इतने रिलायंट हो जाते हैं ना। अब जाले भी जो है, मैं उसको कह रही थी कि जाले तुम कुछ क्लिप्स ले आना, हम शो में लगाएंगे। तो कह जाले कह रही है महविश नहीं है, महविश होती तो मैं उसको एक मैसेज कर देती कि ये निकाल दो। और आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं वो कि वो, और वो मेरे साथ बहुत अरसे से थी, ठीक है, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो बिल्कुल कोई आने की जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है। सो मैं एक और पॉइंट भी ये वाजे करना चाह रही थी कि हम लोग ना क्वांटिटी को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि हम लोग 36 लोगों को खाना खिला दें, वो खाना एक टाइम का खाना है, उसके बाद अगले दिन का खाना उनके लिए नसीब में है नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम एक इंसान या 2 इंसान की मदद इस तरह की करेंगे जिसमें उनको कोई हुनर सिखा सकते हैं या उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे मुझसे कोई आके कहता है कि मेरी बेटी की शादी है तो आप उसका जहेज कर दें, आई सबसे स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन दैट। अच्छा, मुझे जहेज एक तो जहेज दे रही क्यों? हाँ। अपनी मालियत, अपने चादर देखकर आपको पाँव फैलाने चाहिए, ठीक है। मैं आपकी बेटी को पढ़ाई कराने के हक में हूँ, तो आपके बेटे को पढ़ाई कराने के हक में हूँ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मैं आपको रिक्शा दिलाऊंगी, आपको सिलाई मशीन दिलाऊंगी, इस तरह चीजें। इस पे क्या राय है आपकी? एंड आई नो जाले योर ओपिनियन वेरी स्ट्रांग ऑन दिस। जाले इज वेरी स्ट्रांग ऑन दिस। मैं जरा इस मामले में कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी के यहाँ शादी है, अब जो लड़के वाले हैं उनकी ये डिमांड है, अगर हम ये सब नहीं देंगे तो कल कल को वो हमारी बेटी पे जुल्म करेंगे। तो इट्स लाइक कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज एक बहुत है कि शादी हम कर रहे हैं तो हमें ये जहेज देना है, बेटी को बिस्तर देना है, फ्रिज देना है। तो वो ऑब्वियसली मांग बोलते हैं हमें कि हमारी बेटी की शादी हमें ये दे दें, करा लें। तो आपकी इस पे क्या राय है कि आप अगर देंगे तो ऐसा है कि जैसे आप प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, और मुझे दुख होता है कि इतनी ये लोग भी, जो ये तबका भी ये बहुत पैसा जाया कर देता है कि जी हम इतने लोगों को लेके आएंगे। मैं उनको कहती हूँ कि यार जितनी आपकी हैसियत है उतना खर्चा करें, फिर उसमें जो कम पड़ा है वो आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आप इतने ग्रैंड खर्च, अच्छा कितने भी मेहंदी भी हम कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी? 200 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है लड़की लड़के वाले में। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपना बस हिसाब किताब रखें कि जी इस तरह होगा। इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है ना, बहुत बिल्कुल जरूरी है कि आप शादी कर रहे हैं, आप
एक तो कि लड़की के माँ बाप हैं तो क्या हुआ, उनको भी तो बच्ची चाहिए। थैंक यू। तो आप अपने आप का ना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखें कि हम लड़की दे रहे हैं। कितने मुल्कों में तो लड़के वाले जो है गिफ्ट दे रहे होते हैं, हमारे मुल्क में नाम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में कुछ कल्चर्स हैं हमारे वो भी नॉर्थ करते पे हैं। कि वो बेसिकली आप लड़के को बोलते हो भाई तुम बताओ कितना है तुम्हारे पास, तो फिर हम अपनी बच्ची देंगे आपको। अच्छा, I did not know this. यस। अच्छा, ये वेरी, वो भी सही नहीं है, टू बी वेरी वो ऑनेस्ट, भी वो भी सही नहीं है। एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। जी। एक बार याद है मेरे शो में फोन आया, मुझे कभी नहीं भूलता। एक लड़की ने फोन किया, बड़ी रो रही थी। मैंने क्या हुआ, कहती है मेरे अब्बा ने पैसे लिए मेरे मियाँ की फैमिली से शादी के, ठीक है जी, कहती है उन्होंने पैसे दे दिए, अब मुझे मेरे मियाँ ने घर से निकाल दिया, बाप मुझे वापस रख नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अब उनकी जिम्मेदारी हो, मैं तो नहीं रख सकता। अच्छा, यही मेरी वो कह रहा है जाओ, बेच दिया। हाँ, she had nowhere to go। जिस इंसान को अगर शुरू से अगर वो आपको ये धमकी दे रहा है कि आपकी बेटी अगर ये जहेज लेके नहीं आएगी तो मैं इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगा, वो आगे जाके किसी ना किसी बहाने से अच्छा सलूक नहीं करेगा। वो फिर इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम ये सब कर देंगे, माँ बाप स्पेशली अब बेचारे उनकी बेटी प्रेशर कि बस बच्ची की शादी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे। यकीन करें, मैं अभी यूएस में ही बात करती हूँ, कुछ हमारे जानने वालों से मैं, अजीब बात है, 2-3 लोगों से मिली हूँ, बच्चियां 30-30 साल की भी हैं, नॉट मैरिड, एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली, सब नई शादी की। क्यों? उसकी मर्जी। और पेरेंट्स कूलली बता रहे हैं कि व्हेन दैट्स हर चॉइस, व्हेनेवर। नहीं कि हमारे यहाँ बस एक वो जो प्रेशर है ना, करनी है शादी, इस एज में हो जाए, ये वो, इतनी तुम्हारी बेटियां, लोग ही मार देते हैं वैसे तो, क्या हो गया, अरे कैसे होगा, ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए। बच्चियां अपने टाइम पे, अगर अच्छा बंदा मिल गया, हो गई शादी, अगर डिले है तो उसमें अल्लाह की बेहतरी है, लेकिन उसके लिए आप अपना घर बार बेच दें। और वो उसके अलावा क्या, कर्जा, जी, कर्जा भी लेके, कर्जा ज्यादा बच्चों की शादी पे ही होता है। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जब उसकी शादी हुई थी तो शुरुआत में, क्योंकि मेरी ऑल 4 सिस्टर्स, 4, तो शुरू में जो हमारी सबसे बड़ी बहन थी उसकी इतने फंक्शन हुए और मेरे अम्मी अब्बू इतने कोई वेल टू डू नहीं थे, उन्होंने एक्चुअली कर्जा लिया। एंड एज सिबलिंग्स हमें फील हुआ उसके जाने के बाद जो प्रेशर था फैमिली पे, क्योंकि इतने पैसे खर्च हुए थे। और उसके बाद मैं और मेरी सारी बहनों ने ठान लिया कि हम बड़ी शादी नहीं करेंगे। और मेरी भी शादी बड़ी, हमने लर्न इट द हार्ड वे, क्योंकि हमने फील किया कि भाई अम्मी ने मेरी चूड़ियां बेच दी। अब आप सोचिए, और मैं इतनी आई वाज सो अपसेट जाली, क्योंकि मैंने बचपन से वो चूड़ियां अपनी माँ के हाथ में देखी थी और मैंने देखा। अब मेरे एक होता है ना कि माँ की उसमें आती है, आपके जहन में जब माँ आती है, तो मेरी माँ के मेरे जहन में था वो चूड़ियां। उन्होंने जब बेची, मैंने कहा आपने ये क्यों बेची? और वो देखो, एक रात में टिक्के बोटी पे उड़ गई चूड़ियां। हाँ, एक रात में खत्म। या तो होता ना कि उससे कोई कारोबार शुरू करना होता है। अच्छा जुमला है, घंटों में, जो सालों में चीजें बनती हैं वो घंटों में उड़ जाती हैं। किसी ने उसकी बोटी खा ली, किसी ने उसका हलवा बना के खा लिया, किसी ने नान बना लिया, तो आपकी जमा पूंजी लोगों के पेट में जा रही है। हाँ, मतलब बेसिकली माँ बाप के लिए ये तलकीन है कि अगर आप बेटी के माँ बाप हैं तो आप अपनी बेटी की उम्र निकल जाएगी और शादी नहीं होगी और लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि अपनी बेटी को काबिल करें। मेरे माँ बाप ने मुझे काबिल किया, मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे पाँव पे खड़ा किया कि मुझे ये बताया कि तुम लड़की नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसको अपने लिए फेंड करना है माशरे में। पढ़ाई करो, काम करो, अपने पैसे कमाओ। ये नहीं है कि कोई शहजादा घोड़सवार करके आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। जब मेरी शादी हुई ना नादिया, मैं फख्र से कहती हूँ, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो, मैं काम करती थी, मैं ट्यूशन भी देती थी, मैंने पूरी पढ़ाई अपनी स्कॉलरशिप्स पे और अपने काम से निकाली। और मेरी शादी में 1 रुपया मैंने किसी से नहीं लिया। और जब मैं कर सकती हूँ माशाल्लाह। और मुझे तो वैसे लगता है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है उनको पैसे दोनों को जोड़ने चाहिए शादी। उसमें क्या है कि खानदान और इन वाले लोग भी, इनको आप कुछ मतलब कहने का मौका नहीं मिलता। नहीं, बच्चे कर रहे हैं भाई, बेस्ट होता है। वो खुद जब बिल्स देते हैं ना, तो उनको लग पता जाता है। अभी बच्चियां बाप से कहती हैं 1.5 लाख का उस डिजाइनर का ड्रेस चाहिए। जब अपने पैसों से करेंगी तो कहेंगी नहीं यार छोड़ो, क्या करना है, एक ही दिन तो पहनना है। तो अपने पैसों की तकलीफ होती है। मैंने कुछ बच्चे भी देखे हैं, बच्चियां देखी हैं, इतनी बेदर्दी से माँ बाप के पैसे खर्च करवाते हैं शादियों पे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी माँ बाप की गलती है वाला जोड़ा। वो भी माँ बाप की गलती हो जाते हैं, लेकिन करवाते हैं। गलती है। मैंने उसकी, मेरी फ्रेंड की शादी पे डांस फ्लोर था, उस पे ये था, फला था, मुझे वो कपड़े पहनने, वहां से कोरियोग्राफर होगा। और माँ बाप फिर वो, क्योंकि वो उनके
होता है ना कि जिगर का टुकड़ा जा रहा है, इमोशनल टाइम होता है, नॉर्मली शायद ना मान जाते हैं, और वो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो माँ बाप से, क्योंकि आई थिंक दिस इज अबाउट रेजिंग योर चाइल्ड, उसकी तरबियत जो है ना उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। अभी सेलिब्रिटीज को देखिए, मैंने अपनी शादी का मेकअप खुद किया था, शीशे के सामने खड़े करके, ये वो कपड़े अपने मुनासिब। मेरे तो शादी के कपड़े मैंने देखे भी नहीं थे। 80,000 में मेरे दोनों जोड़े आगे एक्सट्रीम हूँ मैं। आई डिड, मैं काम कर रही थी, मुझे पता था मेरी शादी होनी है, मुझे अपना घर आगे बनाना है, और ये नहीं कि मुझसे मेरे ससुराल वालों की कोई डिमांड थी, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना था। 2 कमर्शियल थे, मैं फंस गई थी इस्लामाबाद में, बड़ी मुश्किल से मैं वापस आई थी अपनी मेहंदी वाले दिन। अच्छा, कराची, ये हमारी रस्में भी नहीं जी, ये हमारा कल्चर भी नहीं है, ये हमारा रिलीजन भी नहीं है, ये कहाँ से आया है? ये किसी और मुल्क की चीजें और उनकी फिल्मों से हमने अडॉप्ट कर लिया है। हमारा मजहब, हमारा कल्चर ये नहीं सिखाता, ये जो रस्में हैं ये हमारी नहीं है। सादा निकाह, बस सादा सा वलीमा खत्म। और मुझे तो बहुत प्यारा लगता है कि जो इस तरह शादी करते हैं, एक फंक्शन कर दें मिलके, बस बहुत अच्छा, बच्चे बच्चियां ही करें, उनको ही खर्चे ये करने चाहिए, माँ बाप के ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जो लड़का इस काबिल नहीं है, इसी अच्छी बात देखो ना, जो बच्चा शादी के अपने खर्चे नहीं उठा सकता, वो कल को बीवी बच्चों के क्या खर्चे उठाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पॉइंट लेके जाइए नाज़रीन। आप कल हमारी फिर मुलाकात होगी नादिया से। नादिया, आपको एक बार फिर कांग्रेचुलेशन और जुम्मे की भी मुबारकबाद। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन वापस आएगा। आप देख रहे हैं जाने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर। मैं हूँ जाले सरहदी, ये मैं अपनी आलमा के लिए आपको बता रही हूँ, और मेरे साथ हैं मंशा पाशा, और इस वक्त हमारे साथ सेट में मौजूद हैं आलमा फातिमा। जी, आलमा फातिमा खाकमी। मैं गलत नाम नहीं लेना चाह रही थी। हम मिट्टी। हाँ, अच्छा जी, हम ब्रेक में भी इसी पे अटक रहे थे काफी देर से। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारी तरफ से और हमारे शो की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अच्छा, आज का हमारा मौजू है ज़कात, और हम इससे पहले जो बात कर रहे थे वो हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि ज़कात के नाम पे आप हमें एक फ्रिज दे दें, या आप हमें बिस्तर दे दें, हमें हमारी बेटी की शादी है और हमें जहेज़ में देना है। तो ये सही है कि आप ज़कात किसी को दें और वो उसको जहेज़ के फॉर्म में यूज़ करें? क्या ये अलाउड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको भी रमज़ान मुबारक की बहुत मुबारक हो। देखिए, ज़कात जिस पर्पस के लिए दी जाती है, पहले तो हमें वो समझना है कि ज़कात कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही दें, आप साल में किसी भी महीनों में दे सकते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो रमज़ान मुबारक में, ये शबान के महीने में इसलिए दिया जाता है कि रमज़ान में नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। तो ज़ाहिरी बात है, उम्मत मुस्लिमा में जो बात राइज हो जाए और जिसको अच्छा समझा जाए तो मुसलमान उसको फौकियत देते हैं। तो ज़कात की जो आपने जो सवाल किया है कि ये जो ज़कात की मद में अगर कोई हमसे जायज़ की डिमांड करता है तो हम उसको दें या ना दें। देखिए, पहले तो हम ये देखें कि अगर कोई शख्स से कोई मांगता है कि आप अपनी ज़कात की रकम में से दे दें, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो मुस्तहिक है या नहीं है। सही, ऐसा है नहीं है ना कि आप हर एक को पकड़ा दें ज़कात। हो सकता है उसके पास खुद ज़कात के वो देने के काबिल हो। ऐसा ही होता है। मैंने माशरे में यही देखा है, और जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि लोग चैरिटी सेंटर्स में देते हैं, मतलब अंधा एतबार करते हैं। जबकि कुरान और हदीस की तालीमात से हमें पता चलता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जब हम कोई, इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूं कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम इसके लिए एफर्ट्स करते हैं ना, पूरी कोशिश करते हैं। जब हम जॉब करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, इसी तरीके से हम जब जॉब के लिए करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उसके लिए भी हम हर जगह तो नहीं जॉब कर लेते हैं। जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें ये बेनिफिशियल होगी वो हम जॉब को करते हैं ना, प्रेफर करते हैं। लेकिन ये क्या है, जब हम दीनी मामलात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आता है कि वो ज़कात जो है हमारे माल को पाक करती है। रमज़ानुल मुबारक जो है, इसका बेस मकसद क्या है? मकसद क्या है? ईमान और एहतिसाब। ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखना और तमाम अमाले सालेह करना। तो ये नेकी के अमल में आता है। ये एक नेकी का ऐसा अमल है कि किसी की मदद करना, किसी की चैरिटी करना। अब चैरिटी करने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये कि आप देखें कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। फिर दूसरी पॉइंट ये आता है कि आप ये देखिए कि उसको जो वो डिमांड कर रहा है कि आपके पास वो अमाउंट इतना है कि आप वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसकी डिमांड बहुत हाई लेवल की है और आपकी ज़कात इतनी नहीं है। यानी कि आपकी समझ लें कि 5 लाख है
जैसे 7 लाख है या 10 लाख आपकी ज़कात निकलती है और उसकी डिमांड्स जो हैं वो अप जाती हैं, 50 लाख तक जाती हैं, तो वो फिर आप पे नहीं है, वो चैरिटी में जा सकती है वो चीज, लेकिन ज़कात की मद में वो चीज नहीं जा सकती। अगर आपका दिल है और आप समझते हैं और आपका वो करीबी है। पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहना चाहूंगी कि चैरिटी पहले अपने घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सदका जो होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जो सदका देते हो मिस्कीन को, मिस्कीन नहीं मांगता है ना जी, मिस्कीन को जो आप सदका देते हो तो वो अजर तो है, लेकिन जो आप रिश्तेदार को सदका देते हो तो उसका दोहरा अजर है, यानी कि एक सदके का भी अजर है और सिला रहमी का भी अजर है। दोनों चीज आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ज़कात जो है वो हमारे माल को भी पाक करती है। हम घर की सफाई का एहतमाम करते हैं, चीज को का एहतमाम करते हैं, और हम अपने माल को नहीं पाक करते। माल जो है वो ज़कात से पाक होता है। रोजा जब हम रखते हैं तो जिस्म की ज़कात रोजा है, तो हम रोजा भी रख रहे हैं, क़यामुल लैल का भी एहतमाम कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन जो ज़कात की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के मुताबिक हमें डील करनी है और हमें देखना है कि वो बंदा जो है वो मुस्तहिक है या नहीं है, और पहले तो अपनी प्राइवेटी घर को देनी चाहिए। तो आप बॉन्ड नहीं है कि अगर वो आपसे जो डिमांड करता है तो आप उसको पूरी करें। हाँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि हम ये भी देखते हैं, जैसे कि हमें खबर मिलती है कि लोग हैं अपने घर में जो उनके मुलाजमीन हैं उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कि उनके साथ गालियों में बात करते हैं या बहुत सख्त होते हैं, हाँ, हाथ उठाते हैं, नाजायज रवैया रखते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन वो वैसे पैसे दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको आपने मारा और फिर उनको 5,000 रुपए ऊपर दे दिए तनख्वाह के। तो ये क्या है और इसके बारे में क्या कहा गया है ऐसे रवैये के बारे में? देखिए, ये तो फिर यानी नफ्सानी बीमारियों के में आ जाता है, ठीक है। तो रोजा इंसान को क्यों रखवाया जाता है जी? वो तमाम चीजों से रुक जाना। सूफिया के कौल है कि आप रोजे में रुक जाना है, मकसद है कि रुक जाना, तो आप तमाम चीजों से रुक जाएं, बुराई से रुक जाएं और जुल्म से रुक जाएं, ठीक है ना, आप हर शर से रुक जाइए। हम मतलब एक रमज़ान को ये समझते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख लेंगे, अमाले साला कर लेंगे तो बस हो गया। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी प्योरिटी की ज़रूरत है, इखलास की ज़रूरत है। देखिए, आपने ये कहा कि हम अमल सही नहीं करते, जैसे कोई अगर जो है अपने मुलाजमों के साथ अगर वो सही तरीके से बिहेव नहीं करता, जैसे कहा ना, मुस्कुरा कर देखना भी मुसलमान को सदका है। सदके के बहुत सारे, ये तो नहीं पैसे से आपने किसी के साथ अपने अच्छा सलूक कर दिया तो वो भी सिला रहमी में आ जाता है, सलाम कर लिया वो भी आपके लिए जो सवाब है। मुसलमान के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कदम कदम पे रहमतें और बरकतें रखी हैं। तो बात यह है कि ये जो आपने बात की है कि हम बुरा सलूक करते हैं तो ये जुल्म में आ जाता है, और जुल्म बंदा वही करता है कि जिसके दिलों पे गिरह लगी हुई होती है और जब उसको कुछ नहीं नजर आ रहा होता है। अल्लाह की आयतें भी हैं, कुरान भी है, हदीसें भी हैं, और जो है कहते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान शरीयत पे मुकम्मल अमल करता है, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करता है और अल्लाह की कुर्बत जिसको मिल जाती है, तो उसकी क्या निशानी होती है कि वो रहम दिल हो जाता है, चिड़िया जैसा दिल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो आलिम फाजिल हो जी, ठीक है। आप किसी के लिबास से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके, हम असल में सॉरी टू से, हम लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ये हमारी सोच है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत इबादत और रियाजत करने वाला बहुत गुनाहगार हो, बहुत तकब्बुर और घमंडी हो, और बहुत ज्यादा जो लिबरल हो, वो लिबरल हो, उसके अंदर सॉफ्ट नेचर हो, उसकी वो एहसास करने वाला हो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि तुम में कीमती वो शख्स है जिसके अंदर एहसास है, यानी एहसास जो है ना, वो इंसान को कीमती बनाता है और नाकारा बनाता है। ये देखिए, ये यानी कि आप देखें कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये जो फरमान है, इसकी रोशनी में अगर आप देखें तो इसका बात मुकम्मल हो जाती है कि रहम दिली जब नहीं है तो फिर आपके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, इंसान होना है, फिर मुसलमान होना है, ठीक है ना। और वो कैसे होगा?
कि हम अपने दिल के ऊपर गौर करेंगे। हमने ज़ाहिरी इबादत भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, हमने ज़ाहिर कुरान भी पढ़ लिया है, रट्टे बहुत तिलावत कर रहे हैं, 4 कहते हैं ना, मैंने ये सुनती हूँ 4-4 कुरान पढ़ लिए हैं, 5-5 कुरान पढ़ लिए हैं, लेकिन अपने मन की तरफ नहीं देखा, अपने दिल की तरफ नहीं देखा। दिल की तरफ तो देखने का हुक्म है ना, एहतिसाब, ईमान और एहतिसाब के साथ। एहतिसाब क्या है? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर नहीं करते मैं तुम्हारे अंदर हूँ? जब इंसान के अंदर अल्लाह की जात छुपी हुई है, रूह तो अल्लाह का मन है ना, हमारा वहम है कि हम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रूह है जो हमारे अंदर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खैर और शर को साथ रखा है। तो इंसान की, अब देखें रमजानुल मुबारक में तो शैतान बंद हो जाता है, तो फिर ये अमल करना कि अपने मुलाजमीन के साथ जो है खराब सलूक करना, बुरा सलूक करना, ये नफ्स है, इंसान के नफ्स पे काबू पाना भी बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिस से होता है, ऐसे नहीं होता। एक और चीज जो मैं सामने लेकर आऊंगी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और वो ये थी कि लोग भूल जाते हैं कि जब आप चैरिटी कर रहे हो या ज़कात कर रहे हो या सदका दे रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने माने हैं, जिनकी पैरवी होती है, बिल्कुल जिनको देखकर उनके हिसाब से कपड़े जूते, हमसे तो पूछा जाता है आपने ये कपड़े पहने थे कहाँ से लिए, आपने ये जूते पहने थे आपने कहाँ से लिए। कितने सारे लोगों की मशहूरी हमसे होती है। सो अगर हम चैरिटी रन्स करें, लाइक हमें हॉस्पिटल्स जो है अप्रोच करते हैं, हम लोग हर महीने में, हमें ये सादत हासिल है, हमें प्रिविलेज हासिल है कि हम बहुत सारे लोगों की मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर टेलीथॉन की रन करें, जिसमें हम जो है वो फंड्स जमा करें। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्योंकि लोगों की तनकीद ये होती है कि आप ये कर रहे हो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, आप ये कर रहे हो अपना बढ़ावा करने के लिए। देखिए, आप अगर लोगों की तरफ जाएंगी ना, जी, मैंने आपको फिर कहा जजमेंट, हमारे लोगों के अंदर ये बहुत बुरी बीमारी है कि हम लोगों को उसके लिबास से जजमेंट करते हैं, ठीक है ना, उसके जो प्रोफेशन है उससे जजमेंट करते हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाता है, और वो जब कबूल हो जाता है ना अल्लाह की बारगाह में, उसकी निशानी क्या होती है कि अल्लाह उसको नेकी करने की तौफीक अता कर देता है। बेशक नेकी करने की तौफीक तो अल्लाह की तरफ से है ना। तो अब बहुत सारे मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देखे हैं और ऐसे मतलब लोग देखे हैं जो बड़े आलिम और फाजिल बनते हैं, लेकिन अगर उनसे 10,000 या 5,000 किसी के चैरिटी के लिए मांगा जाए तो उनके दिल इतने वसी नहीं होते, ठीक है। और ऐसे भी देखे हैं कि वो बहुत फैशनेबल हैं और बहुत ज्यादा ऐसे लिबरल टाइप लोग हैं, और वो उनका दिल इतना सॉफ्ट है कि वो किसी के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि मैंने तो कराची शहर में, जो है ना अल्लाह का घर, हाँ, मैंने कराची शहर में यही देखा है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इसमें SOP भी आता है, जिसमें बहुत सारी चैरिटीज आती है, जिसमें सारी खवातीन अगर आप उनको देखें ना तो मेमे हैं, सबके पास जो है वो ब्रांडेड शूज हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं, और लोग उनको देखकर इसी बात पे जज करते कि ओहो ये देखो तो सिर्फ ब्रांडेड बैग्स अपने, और पीछे से उन्होंने स्कूल्स खोले हुए हैं, बहुत चैरिटी काम करते हैं। यस, इतनी सारी चैरिटीज पे काम चल रहा है। तो ये जो इन्होंने बात की है, अल्लाह की रजा के लिए कर रही है ना वो तो जी, लोगों की जजमेंट में नहीं जाना है। हाँ। लेकिन हमारा मैं समझती हूँ कि ये हर अमल जो है अल्लाह की खातिर जब हो जाता है ना आपका, और आप अल्लाह को अपना आप सुपर्द कर देते हैं, तो फिर आपको लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर आपके हर काम में अल्लाह की रजा शामिल होती है। अपनी रजा को आप खत्म कर देते हैं, अल्लाह की रजा में अपनी रजा को शामिल कर लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी आलमा फातिमा, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ होंगे 365 न्यूज पे। थैंक यू सो मच आपके यहाँ आने का, और बहुत खूबसूरत आपने बातें की, और नाज़रीन इनकी बातों को आप गिरा से बांधें, और इसी तरह से आपकी भी सोच चेंज होनी चाहिए कि सिर्फ रमजान जो है वो खाने पीने के रोजे का नहीं है, बल्कि अपने नफ्स पे काबू पाने का भी है, चैरिटी का भी है, ज़कात का भी है और सदका का भी है। आप जाइए, छोटा सा ब्रेक लें और वापस आएगा 365। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक 365 न्यूज। मैं हूं मंशा पाशा, मेरे साथ हैं जाले, और हमारा ये शो चल रहा है जहाने रमजान। और जाले, आपको कुछ बहुत जरूरी लोगों के बारे में हमें कुछ बताना है अभी। जी बिल्कुल, हमारा जो शो है वो आप तक लाने में बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं,
और बहुत वैसे तो हमारे सारे सेट पे लोग मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन हो गए, हमारी टीम हो गई, इसमें बहुत सारे नाम हैं जो मैं एक साथ लूंगी सबके नाम लिखकर ताकि कोई रह ना जाए। लेकिन इस वक्त मैं आपको अपने स्पॉन्सर्स बताना चाहती हूँ, जिसमें जहान रमजान ट्रांसमिशन में हमारे स्पॉन्सर्स हैं पेप्सी फूड पार्टनर्स हैं, KFC इफ्तार पार्टनर है सनरिज, जबकि अप्लायंस पार्टनर है ग्लैम गैस और किचन पार्टनर है ऑसम किचन। और इसके साथ साथ हमारे हाइजीन पार्टनर है लाइफ बॉय। हर इफ्तार टेबल सेफ हो इसलिए लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें। ये एक वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने हाथ धोएं और उसके बाद आप और लोगों से भी हाथ धोने पड़ते हैं आपको कभी कभी, और मंशा जो है इसमें बहुत माहिर है ना मंशा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम रमजान के महीने में बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ हैं गुजरावाला से शाहिद भट्ट, जो हमें बताएंगे कि गुजरावाला में महंगाई कितनी है रमजान के महीने में। हम सब यही सोचते हैं कि और इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। बिल्कुल, चले जाते हैं गुजरावाला। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो पहला अशरा चल रहा है। अगर गुजरावाला शहर की बात की जाए तो यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि रमजान मुबारक के महीने में महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो मुर्गी का गोश्त है वो आज 700 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बीफ की बात करें, उसका जो सरकारी रेट है वो 800 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, मगर जो दुकानदार है उसे 1400 रुपये किलो में फरोख्त कर रहा है। इसी तरह अगर हम मटन की बात करें, जिसका जो सरकारी रेट है वो 1600 रुपये मुकर्रर किया गया है, मगर जो दुकानदार है उसे 24 से 2500 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत महंगाई में कंट्रोल करे ताकि जो शहरी है वो उन्हें रिलीफ हासिल हो सके और रमजान मुबारक में वो मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकाकर जो इफ्तारी है वो कर सके। गुजरावाला में तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी, हम तो खुद और सुन के डर गए। मतलब इतनी महंगी चिकन, इतनी महंगी, सोचें। अब हम जाते हैं लोधना, जहां से राना आसिफ हनीफ हमें बताएंगे कि वहां की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, आज रमजान शरीफ का चौथा रोजा शुरू हो चुका है और हालात ये हैं कि शहर में अशियाए खुर्द व नौ से लेकर सब्जियों और फलों के निर्खों पर अभी तक जो है वो इंतजामिया का मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो सका है। कहा जाए कि इंतजामिया ने अपने तौर पर रमजान सहूलत बाजार लगाकर वहाँ अशिया के निर्खों में खातिर खा कमी जो है वो लाई जा चुकी है, लेकिन आम मार्केट में अभी तक सब्जियों के निर्ख जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम आलू की बात करें तो आलू आज भी आम मार्केट में 70 से 110 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों की बात करें तो केला 90 रुपए दर्जन से 130 रुपए दर्जन पे जा चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंतजामिया के, तो इंतजामिया का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर फाल है। आम मार्केट में भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और साथ साथ रमजान सहूलत बाजार में अशिया के जो निर्ख हैं, सब्जियों के फलों के जो निर्ख हैं उनमें खातिर खा कमी लाई गई है। लेकिन आम आदमी का, सारिफ का कहना है कि रमजान बाजार या रमजान सहूलत बाजार के अलावा जो आम बाजार है, आम मार्केट है, इसमें भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए और जो अशिया के मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख हैं उन पर उनकी फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। जी टंडो अलायार की तरफ हम जाएंगे। हाँ जी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत राना आसिफ। अब हम जाएंगे टंडो अलायार की तरफ, जहां से निहाल अब्बासी हमें बताएंगे कि टंडो अलायार में महंगाई का क्या है। जी बिल्कुल, माह सयाम शुरू होते ही टंडो अलायार में फल और सब्जियों की कीमतों को जो है वो पर लग चुके हैं। बात की जाए फलों की तो जो है जैसे ही फलों की मांग में इजाफा होता है तो उनकी कीमतें भी जो है वो आसमानों से बातें करने लग जाती हैं। बात की जाए सेब की तो माह सयाम से कबल 220 से 250 रुपये किलो में फरोख्त होने वाला सेब अब जो है वो 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है और जो 80 से 70 रुपये दर्जन जो बिकने वाले केले हैं वो भी 120 से 150 रुपये में जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। बात की जाए इसके साथ साथ सब्जियों की तो सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा नजर आया है। माह सयाम से कबल जो है भिंडी 70 से 80 रुपये में फरोख्त होने वाली जो है वो 100 रुपये में जो है फरोख्त हो रही है। और मटर की बात की जाए तो मटर जो है वो 60 से 70 रुपये किलो में बिकने वाला भी जो है वो 100 रुपये को पहुंच चुका है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो वक्फे से कार्रवाइयाँ तो की जा रही है, मगर जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो जो है वो अमल दरामद कराने में जो है वो नाकाम नजर आ रही है। जी हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने जो हाल इस वक्त बताया है, मेरे ख्याल से ये बात पहुंच जानी चाहिए हमारे अथॉरिटीज़ की तरफ। और ये जो महंगाई का दौरा चल रहा है इस वक्त, इस पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालकर इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अब हम कुछ आपकी भी
खुशियों में इजाफा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम या तो हवाई जहाज के जरिए या शिप के जरिए या पैदल नहीं जा सकते क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई और अरशद अंजुम होंगे हमारे साथ दुबई में, वो बताएंगे कि वहाँ पे बहुत सारे जो कैंप्स लगे हैं इफ्तारी के, उसमें क्या हो रहा है। रमजानुल मुकद्दस का बाबरकत महीना सखावत का महीना भी है और कल हमने अपने नाजरीन को दुबई के एक मुकाम से तकसीम अफ्तार का मंजर पेश किया था। आज हम दूसरी जगह पे मौजूद हैं जहां पे अफ्तार तकसीम की जा रही है और तकसीम के मनाजर जो हैं बड़े ही रूह परवर हैं और सखावत और फ्याजी की बेहतरीन मिसाल हैं। दुबई में इस तरह के सैकड़ों कैंप लगे होते हैं जिसमें जो रोजादारों के लिए खाना तकसीम किया जाता है, जिसमें बिरयानी है, खजूर है, मशरूबात हैं, पानी है, फ्रूट है, सब चीजें यहाँ दी जाती हैं। और मेरे साथ यहाँ पे मस्जिद के इमाम मौजूद हैं जिस मस्जिद के अंदर ये तकसीम किया जा रहा है। पहले उनसे पूछते हैं और फिर मेरे साथ बांग्लादेश से, इंडिया से और पाकिस्तान से रोजादार मौजूद हैं जो इस अफ्तार कैंप से लंगर को हासिल करते हैं और अपना रोजा अफ्तार करते हुए दुआएं देते हैं। सबसे पहले इमाम साहब से बात करेंगे। जी सर, आपको ये कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 साल से दुबई में है और यहाँ पे देख रहा है और बल्कि अपने हाथों से तकसीम भी कर रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ इसी कैंप के अंदर पार्सल की सूरत में, तो जैसे आपने बोला मशरूबात, फ्रूट, लबन वगैरह और बिरयानी, मटन हो, चिकन हो, मुख्तलिफ, और इसमें कोई तफरीक नहीं की जाती कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है या इसके अलावा जो है कोई है किस रंग का है, किस नस्ल का है, बल्कि सब हर आने वाले को एक इंतहाई अदब, अखलाक और अच्छे दायरे के अंदर रहकर अल्हम्दुलिल्लाह खाना दिया जाता है। तो अल्लाह ताला तमाम अहबाब की मोहब्बत कबूल फरमाए। जी, अल्लाह ताला ये मोहब्बत को कबूल फरमाए, इस फ्याजी को, इस सखावत को कबूल फरमाए। मेरे साथ इंडिया से एक रोजादार हैं जिन्होंने अभी यहाँ से अफ्तार हासिल किया है, उनसे कैफियत जानते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। नसीम अहमद अंसारी। तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ करते हैं होंगे? हाँ जी। और इस वक्त आप कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। हम बांग्लादेश का है लेकिन उधर हम 4 साल से उधर आ रहे हैं, लेकिन रोजादार जो लोग उधर आ रहे हैं बिरयानी अच्छे से मिल रहा है, हम लोग को अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान से मेरे भाई हैं, आप क्या कहेंगे भैया? अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा है, मैं 6 साल से आ रहा हूँ और बहुत अच्छी इफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। और ये एक और हमारे दोस्त हैं, आप बांग्लादेश से हैं, तो कैसा फील होता है यहाँ पे आपको? अच्छे मिलते सबको बराबर, मैनेजमेंट भी अच्छी। मैनेजमेंट कैसी है? बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज में ये सारा इंतजाम किया जाता है। जो इसके मुंतजमीन हैं, जो मुखियर हजरात हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और शान रमजान भी यही है और रमजान का मकसद भी यही है कि सखावत करें, फ्याजी करें, सब्र करें, इस्तकामत के साथ लोगों के साथ खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, यही रमजानुल मुकद्दस है। जी थैंक यू सो मच आपका अरशद। और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पहली मर्तबा हमने दुबई में इन्हें जिक्र ये सुना है कि बहुत सारी नेशनैलिटीज़ होती हैं। आज सारी नेशनैलिटीज़ से हमें मिलाया भी गया और सब बहुत खुश हैं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रंग नस्ल क्या है, आप मुसलमान हैं कि नहीं, सबको यकसा तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। वीज़ा मुश्किल हो गया, वरना मुझे लगता है जाले अभी दुबई में ही होती। बहुत इंस्पायर किया है हमें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी हमारे पास एक और भी गेस्ट आएंगे स्टूडियो में, हम ये भी जाके देखेंगे कि सोबिया जानू आज इफ्तारी के लिए क्या बना रही है। लेकिन ये सब करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जहाने रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान 365 न्यूज पे। आज का हमारा मौजू था ज़कात और चैरिटी, जेनरोसिटी, और इसी के हवाले से जो आज हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में, जाले उनको इंट्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, थैंक यू मंशा। जी, जाले उनको इंट्रोड्यूस मुझे ये मौका दिया। जाले कभी कभी क्लास की मॉनिटर नहीं हो जाती ना कि आप ये कीजिए। अच्छा, तुम इंट्रोड्यूस कर लो जाले, इंट्रोड्यूस कर लो। तो मैं यही कहने जा रही थी कि जो हमारे मौके की मुनासबत से भी ये बात है, टॉपिक भी है, और प्लस रमजान का महीना है जब दिल खोल कर लोग जो है वो हर किसी की हेल्प करते हैं, मुस्तहकीन की हेल्प करते हैं, मसाकीन की हेल्प करते हैं, तो एक नाम बहुत सरे फहरिस्त रहता है। और बहुत सारी चैरिटीज हैं जो इस काम को बहुत खूबी सर अंजाम दे रही होती हैं, सहरी कराने की, इफ्तारी कराने की। जो भूखे हैं, जिनको खाना दस्तयाब नहीं है सही टाइम पे, उनको वो खाना और वो सहूलत मुयस्सर करने की, तो उसमें से एक चैरिटी है जेडीसी की। और इसके एक बहुत ही अहम शख्सियत जो हैं जो इससे जुड़े हैं,
खानी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम थैंक यू करना चाहते हैं कि इतने सालों से आप इसी काम में रवा दवा है। थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा, तो आप हमारा जो ये टॉपिक है ज़कात चैरिटी, वो आपके दिल से कितना करीब है और कब से आपका ये शौक था कि मैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट बनूं या मैं लोगों की मदद करूं? मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। ये पूरा जाता है 20 इयर्स बैक। मेरी वालदा महरूमा, उनके नाम से उन्होंने स्टार्ट करी थी चैरिटी, और आई थिंक लास्ट 5-8 इयर्स से मैं डे नाइट यही करता हूँ, यूएस में भी, पाकिस्तान में भी और बहुत सारे डिफरेंट ममालिक में। तो अम्मा ने स्टार्ट करी थी और वालदा महरूमा के इंतकाल के बाद 2021 में, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उसके बाद से मैंने स्टार्ट करी है। और जेडीसी है पाकिस्तान में और दूसरी फाउंडेशन है जिनके साथ डे एंड नाइट का काम होता है। तो स्टार्ट करा था, यहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं था। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे बताया कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे चूज किया? क्योंकि हर किसी न किसी चैरिटी के साथ जुड़ने में भी आप सोच विचार करते हैं। जैसे मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं कौन सी चैरिटी के साथ हूँ कि वो इस किस्म के मकासद जो है वो सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये फैसला आपने कैसे लिया था? शुरू फाउंडेशन तो बहुत सारी हैं, 2 या 2.5 लाख फाउंडेशन तो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद से ज्यादा भी। तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके फंड रेजिंग में यूएस में काफी होता था। सतार साहब की फाउंडेशन में हमेशा से साथ था। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो मैंने हमेशा से नोट करा कि कौन सी ऐसी फाउंडेशन है यहाँ पर जो रंग नहीं पूछती है, जो नस्ल नहीं पूछती है, जो पूछती नहीं है कि आप कौन से बिरवी है, शिया हैं, सुन्नी हैं, आप हैं कौन। वो कहती है इंसान है, राइट। और वो जो भी फाउंडेशन हो वो एक जगह पे काम नहीं करे, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद यही था कि लोगों को खाना खिलाना, लोगों का राशन पे करना, जो नेसेसरीज हैं। आपकी नेसेसरी क्या है? आपकी राशन है, खाना है, आपकी जो डेली बेसिस के बिल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, राइट। तो जेडीसी को मैंने देखा उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में, लोगों को खाना खिलाने में, फ्री लैब हो या ओल्ड एज होम हो या फिर आपके किडनी की जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, तो जेडीसी वो फाउंडेशन जो सब करती है। फिर रमजान के अंदर सहरी और इफ्तारी वगैरह में, तो मैं यूएस में भी करता हूँ सहरी इफ्तारी वगैरह इस तरीके से। तो फिर मैंने कई सालों पहले जब जफर अब्बास देखा, हमारे जेडीसी के जो करता धरते हैं, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काम सिर्फ इंसानियत के ऊपर है। जब इंसानियत पे काम आया तो मैंने स्टार्ट किया कई सालों पहले। और 2-2.5 साल पहले की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में ही था, तो जफर अब्बास ने कहा कि यार आप के सामने आ जाओ। बस उस दिन सामने आया, उसके पीछे नहीं हट सका। तो आपके बिजनेसेस बहुत अमेरिका में भी हैं, आपने ह्यूस्टन से तालीम हासिल की है। सो ह्यूस्टन में कोई इलेक्शन भी था जो आप खड़े हुए थे और जीते भी थे? प्लीज बताइए। ह्यूस्टन के अंदर एज इलेक्टेड ऑफिशियल राइट नाउ, पाकिस्तान का पहला बंदा जो पाकिस्तानी बोर्न है, अमेरिकन, और रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन जीता, वो अल्हम्दुलिल्लाह रात मुझे मिला, पहला पाकिस्तानी। तो हम इलेक्टेड ऑफिशियल, 4 साल की कुर्सी है, अभी 2025 आपका एग्जैक्टली क्या है? आप इलेक्टेड एज कांस्टेबल। ये वाला कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल इज आई विल से, अगर आपको करना है तो जैसे यहाँ पर आईजी सिंध होते हैं, ठीक है, या सो आईजी से ऊपर होते हैं जो पूरा आपकी संभलते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, पुलिसिंग साइड, सब अंडर आते हैं उनके। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको जैसे यहाँ सेलेक्टेड होते हैं, वहाँ इलेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ इलेक्टेड होकर, तो हमें हाथ में सारे 17 शहरों की लिस्ट वगैरह ये सब अंडर आती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कैसी एंगेजमेंट है आपकी वहाँ पे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी आई गेस मेरे भी ननियाल जो है वो ह्यूस्टन में है, टेक्सास में है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी है। आप जाते हैं तो आपको लोग सबसे पहले बिरयानी ऑफर करते हैं, और मैं ये सोचती हूँ भाई अमेरिका आई हूँ मैं, बिरयानी फौरन से बिरयानी और निहारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग है। सो वहाँ आपकी कम्युनिटी लिविंग के बारे में कुछ बताइए, और पाकिस्तानियत वहाँ पे कितनी है उसके बारे में। कम्युनिटी के हिसाब से वेरी ओपनली, और मैं शायद किसी से डरता नहीं, मैं ऑल नंबर्स की बात करता हूँ। हमारे पाकिस्तानी बहुत परेशान है वहाँ। अच्छा, जब हम बात करें आउट से कि जो एक सर्वे के हिसाब से जो ह्यूस्टन है, शुगरलैंड है, उसकी जो सराउंडिंग एरियाज वगैरह हैं, तो लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं। उसमें सिर्फ 3% एक तबका है जो कामयाब है। बाकी जो 97% जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है। वहाँ पर गाड़ी, घर, जॉब, छोटा दुकान, काम किसी के लिए बहुत सक्सेसफुल है, पर जो आप अमेरिका जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को शायद अवेल नहीं किया। इसीलिए हमने
शमीम शेखानी फाउंडेशन ह्यूस्टन में भी इफ्तारी करवाती है, एग्जैक्टली लाइक जेडीसी, पर नॉट लाइक जेडीसी 40-50 हज़ार, लाइक 2-3 आपकी हज़ार। वालदा के नाम पे है? दस करोड़। शमीम शेखानी मेरी वालदा महरूमा का नाम है। तो वहाँ पर ह्यूस्टन में आई एम श्योर अगर आप दोनों का जाना होता हो ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन के अंदर जो देसी जगह है वेस्ट बेलफोर्ड की तरफ नियर शुगरलैंड, वहाँ पर हमारा फाउंडेशन है। एंड इफ यू रिमेंबर बिंदु खान तो आपने खाया होगा, ओल्ड बिंदु खान, जाते के साथ, राइट? बिंदु खान प्रॉपर्टी खत्म हो गई और उसके ऊपर शमीम शेखानी फाउंडेशन आ गया था। अच्छा। आप वहाँ पे फाउंडेशन रन करते हैं या आपका बिजनेस वहाँ पे, और जब आप यहाँ होते हैं तो आपका बिजनेस कौन संभाल रहा होता है? Well, that's a good question. One of the leading companies, Shekhani Group in Texas, we have 41 different sectors, like 41 different types of businesses: retail, gas station, builders, construction, apartment, housing, everything. So we have 3,500 plus employees in US, and I'm the CEO of Shekhani Group of companies. Okay. And we have business in 3 countries, 7 states, 180 cities. So up to 3,500 employees. So मेरा ना होना या होना, मुझे खाली साइन करना होता है चेक्स और nothing big. मेरा एक्चुअली यही सवाल था। मुझे ना हमारे कानों में लगी होती है और हमारी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चल रही होती है अपने कंट्रोल रूम से, तो मेरा भी नेक्स्ट सवाल यही बन रहा था कि मुझे बताइए, आपने भी कहा कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ पे हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है और वो माशी तौर पे, माली तौर पे इतने सिक्योर नहीं है। तो आपकी कंपनी में जो आपने कहा इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो चीफ एम्प्लॉइज कौन से हैं? पाकिस्तानी है या आप? टॉप 100 एम्प्लॉइज में से 61 आर पाकिस्तानी इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो 61 बस? 61। इसके अलावा टॉप 100। टॉप 100, ओके। 3,500 प्लस एम्प्लॉइज। एंड मैटर ऑफ फैक्ट आज रात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान, यूएई और यूएस के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आज रिवील हो रहा है प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 जॉब्स सिर्फ फर्स्ट 2 months में है, उसके बाद 500,000 जॉब, 500,000 जॉब्स ऑल ओवर इन पाकिस्तान विद द अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएस, यूएई। और किस हवाले से जॉब की, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम आप देना चाह रहे हैं? डिफरेंट है, उसमें आईटी सेक्टर भी है, उसमें कुछ ऑफिस के जॉब भी हैं, कुछ मार्केटिंग भी है, बाहर भी है। तो आज रात को प्रोजेक्ट रिवील होगा। और प्रोजेक्ट क्या है? रात को रिवील करेंगे। अच्छा, अभी नहीं रिवील किया। देखिए, आप हमारे शो में, हम सोचे हम लोग अपने शो के तवस्सुक से प्रोजेक्ट रिवील करते हैं, बट इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आज रात इन्होंने अपना वो प्लग कर दिया है कि इनके पेज पे जाके हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली, ठीक है, और ये वो रस्मी और रिवाज जो होता है शो में आने का। अब एज ए ह्यूमन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी अपना बचपन गुजारा, ठीक है, और आपके बचपन में इफ्तारी कैसे होती थी, सहरी के क्या वो थे आपके, जब और आपका क्या कहते हैं जो रोजा खुशाई थी वो कैसी थी, और बचपन किया कहाँ? ह्यूस्टन में हुआ या पाकिस्तान? कराची में हुआ था मैं। अच्छा, कराची आए थे, फिर तो कराची आए थे आप। अगर बचपन यहाँ कराची में हुआ था, आई थिंक आई वाज आई बिलीव 7 years old, एंड मुझे अच्छे से याद है, बहुत छोटा था मैं, एंड 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा कुछ टाइम था, एंड आई वाज क्राइंग कि अम्मी शामी को बना रही थी, एंड मुझे अभी भी याद है कि अम्मा मुझे खानी है। मामा वाज लाइक नो बेटा यू कैन नॉट डू इट, लाइक थोड़ा सा वेट करो, एंड मैंने कहा नहीं माँ मुझे अभी चाहिए, माँ मुझे अभी खाना है, एंड शी वाज लाइक टेलिंग मी कि मैं लाइक 7 years old खेल, लाइक उसको क्या पता, एंड सो ऐसा ही कुछ था और ज़्यादा कुछ याद ही नहीं है। मुझे मेरा बचपन इतना को खास पसंद नहीं है। Why? वजह? मुझे अपने बचपन, लोगों को अपना बचपन बड़ा पसंद होता है, आई हेट इट। मुझे कभी अपना बचपन पसंद नहीं रहा है, और मेरी जवानी कब चली है पता ही नहीं चला, यू नो, एज अ बिजनेस करते करते। So वजह क्या थी? आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई थी? मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी जल्दी आ गई थी यार। मुझे याद है जब मैंने अपना काम शुरू करा था, I was 13 years old, 13 साल का था। अच्छा, आपका काम एज इन कि आपके अब्बू का आपने बिजनेस हैंडल करना शुरू किया या आपने खुद से अपना कुछ शुरू किया था 13 साल के उम्र में? खुद ने स्टार्ट किया था। अच्छा, क्या? काफी साल पहले, लाइक आई वाज इन फर्स्ट इन गैस स्टेशन। अच्छा, पेट्रोल पंप जो यूएस में होता है, गैस स्टेशन। तो यूएस में अलाउ कर देते हैं 13 साल के बच्चों को? ना 13 साल की उम्र में यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पे थे। अच्छा, तो 13 साल की उम्र में आप यहाँ गैस स्टेशन में काम? ना 13 साल की उम्र में मैं यहाँ पर सदर में काम करता था। अच्छा, सोनार की जॉब, सोनार के स्टोर पे, उस लाइक गॉड नोस कितने 26 years ago।
दैट्स अमेजिंग। बट ना ये बातें जो है ना, ये नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ये मोटिवेशनल बातें होती है। बिकॉज अली एट व्हाट पोजीशन यू आर एट राइट नाउ, तो ये लोगों के लिए मोटिवेशन ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कहीं से भी स्टार्ट लिया हो, कितनी भी मुश्किलात हो, अगर आप में लगन होती है, नीयत आपकी साफ होती है, अच्छी होती है और आप अच्छे कामों में मुंसलिक होते हो, तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं और आप एक सर्टन जगह। हम लोग वैसे भी इस क्या कहते हैं शो में इस बात को उजागर करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बात हो, पॉजिटिविटी के ऊपर बात हो। सो अब हम आ जाते हैं रमजान के हवाले। पहले आप सक्सेस के ऊपर बात करें, मोटिवेशनल की। आज से कुछ 3 दिन पुरानी बात है या 2 दिन पुरानी बात है। एक बच्चा वहाँ पर JDC की जो सैरी होती है, माशाल्लाह 20-40,000 पीपल आते हैं, तो एक बच्चा खड़ा होता है, उसके दोनों हाथ नहीं थे जी। वो जला हुआ था। 2008 में कोई ट्रेन वगैरह हो तो पूरा जला हुआ था, राइट, उसके हाथ नहीं थे। तो बेचारा मासूम बच्चा आया, तो उसको मैंने बुलाया, भाई क्या चाहिए? उसने बोला मुझे ना राइडर की जॉब करनी है। क्या करनी? राइडर की जॉब करनी है। तो सवाल करा कि ना बेटा तुम्हारे हाथ का मसला है, तो बोलता है मैं चला लूंगा बाइक और उसका मसला नहीं, पर मुझे अपने घर वालों को संभालना है। तो मैं कहता हूँ जिस बंदे के हाथ नहीं है, उसका चेहरा जला हुआ है, वो बाहर जा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए काम करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो हट्टे कट्टे हमारे लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, जो 2 बजे से पहले नहीं उठते हैं, जो रात को नहीं समझते हैं कि दुनिया में क्या चाहिए, और जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर होता जा रहा है, सैडली आई थिंक मैंने कोई 200-500 इंटरव्यूज दिए होंगे और मैंने हर इंटरव्यू में एक बात बहुत अच्छे से कही है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा यही चीज़ है, लड़की बड़ी हो जाए शादी करा दो जी। लड़का बड़ा हो गया, 2 पैसे कमाने लगा, 2 पैसे मतलब 2, 5, 10, 20, 25, 50 उसकी भी शादी करा दो। तो फिर बच्चों में 2 बच्चों की शादी कराते हैं, फिर उनके बच्चे होते, फिर 3 बच्चे लड़ते हैं। This is how it आपकी is. शादी हो चुकी है? That's correct. माशाल्लाह माशाल्लाह। किस उम्र में की थी आपने शादी? I was 29. और आपकी औलाद भी है? Yes, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है, 7 years old. अच्छा, उसकी तो रोजा खुशाई नहीं की ना आपने? Actually रोजा खुशाई no not really. It's too young. I think matter of fact कल मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसने रोजा रखा है, and I was not there क्योंकि मैं ट्रैवल में मेरी पूरी जवानी गुजर गई है। बहुत आई ट्रैवल अ लॉट। मैं पाकिस्तान आता हूँ महीने में 2 मरतबा, तो ट्रैवल अ लॉट होता है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो पता भी नहीं चला, शायद उसने रोजा भी रखा था। अली साहब, मैंने देखा कि अभी जैसे हमें आपके बारे में पता चला है, तो वो पिछले आई थिंक 1-2 साल पुरानी ही कहानी है। उससे पहले आप यूएस में ही थे, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैं पिछले कई सालों से यूएस में थे। तो आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे लोगों को अपने बारे में बताऊं? और दूसरी बात ये कि मैंने सुना आप एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से मैं कभी पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं था। मैटर ऑफ फैक्ट मैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन मेरा काम वहाँ पर है, और मेरा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें वी हैव 100 of employees, जिसके लिए मैं आते जाता रहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ बहरिया में भी काम है, कुछ शराब फसल में भी काम है, कुछ बिल्डर्स का काम भी है। सो आई डू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर एज वेल। तो मेरा हमेशा से यहाँ पर आना था, और शायद 2-3 साल पहले ज़्यादा लोगों को पता चला, लेकिन ये चैरिटी हो गया या फिर इंटरव्यूज़ हो गया, जो अमेरिकन मार्केट है, गोरा मार्केट, उसमें मैं हमेशा से था बैक इन 2012, 13, 14। सो हमेशा से वहाँ ज़्यादा एक्टिव था एज अ पुलिस ऑफिसर, और एज नाउ पुलिस में काम करते थे आप वहाँ पर? नो, आई मीन शौकिया पुलिस वाला बना था। शौकिया आपको शौक था पुलिस ऑफिसर बनना? या आई मीन मुझे हमेशा शौक था गन बैच वगैरह के साथ। कोई फिल्म देखी थी आपने? हर किसी की कोई ना कोई नो फिल्म वाज इंस्पायरिंग यू? सो कांस्टेबल जो होता है इज एन एक्चुअल पुलिस ऑफिसर। So I'm a trained police officer in the state of Texas. I hold a badge, gun, all the thing. Amazing. जो आपने गाड़ी वगैरह देखी होंगी। तो ये इतने hats आपके, आप कह रहे हैं एक तरफ आप पुलिस ऑफिसर, फिर बिजनेस, फिर चैरिटी, you have a lot of. मैनेज कैसे करते हैं? I mean it's not that hard. No. It's not that hard. Infrastructure is the main thing. कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड जब पुलिस में आई मीन आई डोंट हैव टू वर्क देयर, लाइक अलग अलग चीजें कभी आपको समझाना इस तरीके से कि आई डोंट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे एज अ पुलिस ऑफिसर, once in a month. ये वैसे ये जॉब मुझे भी करनी चाहिए। But you don't get paid. ये वाली जॉब मुझे करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की। We have to come every day. हमें तो हर दिन आना पड़ता है। अच्छा, अब मैं फिर से आपसे बात करूंगी, आपकी जो कैंसर की हॉस्पिटल है उसके बारे में जरा हमें बताइए। मेरी वालदा मरूमा का इंतकाल कैंसर में हुआ था, एंड मुझे जब पता चला वो लास्ट स्टेज था, ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था पूरी दुनिया में जहाँ पर मैं इलाज नहीं करवा सकता था, पर माँ को जाना था। पाकिस्तान के अंदर जो इशू है सबसे बड़ा इस टाइम पे, हर तीसरी हर चौथी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है जी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं
जो दर्द वगैरह होता है, तो वो जो बहन है वो कभी भी, जो लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज है, वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। वो क्यों नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास? क्योंकि जो हस्बैंड है, जो कमाने वाला, कमा रहा 50,000 रुपये महीने का, डॉक्टर की फीस, फिर डॉक्टर ने लिख दिया टेस्ट, जो टेस्ट 70,000 रुपये का है, 50,000 का है, 40,000 रुपये का है। तो वो क्या करती हैं, जो दवाई होती है लाइक पेन किलर, वो खा के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की हकीकत है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की हकीकत है। साल 2 साल हो जाते हैं, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है 2-2.5 करोड़ रुपये का खर्चा है। और वो बहन अल्लाह को प्यारी जो होती है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो ये बहुत से इश्यूज है और हजारों इश्यूज ऑन डेली बेसिस नजर आते हैं जी। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल लाएंगे, पाकिस्तान का पहला फ्री हॉस्पिटल। वो इसलिए, जब थोड़ा पीछे आएंगे, जो शमीम शेखानी फाउंडेशन है वो कोई फंड रेजिंग नहीं करती। नहीं, पाकिस्तान में और भी हैं आई थिंक हॉस्पिटल्स जो फ्री कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद होंगे कोई। जी जी, पर बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी फंड रेजिंग नहीं करती है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड्स आते हैं वो शेखानी ग्रुप से आते हैं। तो उससे हमने 83% to 84% JDC के लिए रखा हुआ है ऑन मंथली बेसिस, राइट। वी हैव सो मच रिसोर्सेज। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं, जिसके लिए हमारी 2 मशीन ऑलरेडी उतर चुकी हैं वहाँ पर सीटी स्कैन की। उसके साथ साथ जो नुमाइश के ऊपर हमारी फ्री लैब है, तो लैब है, फिर सीटी स्कैन है, प्रोटॉन थेरेपी मशीन जो अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तान में नहीं है, उसकी वर्किंग चल रही है। होपफुली वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे एंड बहुत जल्द न्यूज़ देंगे कहाँ पर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एंड फर्स्ट फ्री कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं होगा। अच्छा, कोई कैश काउंटर नहीं होगा? नॉट एट ऑल। अच्छा, आपका कोई मैसेज होगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, या हमारे यूथ के लिए आपका कोई मैसेज होगा? आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी एक मुश्किल जिंदगी देखी है, आपका बचपन बड़ा मुश्किल था, तो उसके हवाले से अगर मेरा बचपन अवनाश से मुश्किल था। मेरा बचपन मुझे पसंद नहीं था। वो कुड बी एनी फैक्टर्स, राइट। पसंद इसलिए नहीं था कि शायद मैं जवानी, आपने रोशनी डाली, हम गेस कर रहे हैं सिर्फ। जवानी से पहले मैं जवान हो गया था, आई बिलीव रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से। एंड मेरे नज़दीक जो हर जो बच्चा होता है, बच्चे की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। मेरी ख्वाहिशात माँ ने पूरी करी, डैड ने पूरी करी, पर शायद कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन मेरी जवानी से मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ और मेरे बच्चे बड़े सेटिस्फाइड हैं। आई थिंक यू गोटा लूज समथिंग, यू नो, तो कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने, तो मे बी शायद मेरा बचपन थोड़ा सा खराब था तो मेरे बच्चों का बचपन अच्छा है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। और अपने हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे, हमारी स्पेशली हमारी यूथ जो है, which constitutes of more than 60% of our nation, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, अगर वो भी आना चाहे चैरिटी की तरफ और वो भी कुछ करना चाहे, गिविंग बैक टू सोसाइटी करना चाहें या अपने लिए कुछ करना चाहें, तो क्या कहेंगे उनके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आज रमजान का 5 और 6 7 रोज़ा हो गया, अगर आपके नेबर के पास इफ्तारी नहीं है जी, और आपके नेबर या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स जो आपके हैं फैमिली मेंबर्स, वो सैरी करे बगैर सो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या उनके पास सैरी नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप $1,00,000 हो आपके पास, ₹1,00,000 हो या 1,000 रुपये, उसमें से 1% आप अल्लाह के नाम पे दे दें उनको। कोई ज़कात ज़रूरी नहीं है, कोई फितरा ज़रूरी नहीं है, कोई बस नहीं, सिर्फ मोहब्बत के अंदर दें। और अगर उनकी दुआ लगेगी तो आपको कामयाबी होगी। लास्ट मैसेज है सर कि लोग मुझे पूछते हैं कि यार तो इतना पैसा ले, कभी किसी को घर दिला, ये करो वो कर रहे हो, तो टेंशन नहीं होती है। तो मेरा जवाब हमेशा से एक ही होता है कि मेरा अल्लाह पाक कभी भी आपके खजानों को कम नहीं करता है जब आप उसकी राह में देते हो। बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन हमारे शो के जरिए भी मिल रही होगी, बिकॉज बहुत इस किस्म की ही गुफ्तगू हमने आज रखी है, चैरिटी के हवाले से, ज़कात के हवाले से, सदके के हवाले से, सदका जारिया के हवाले से। और ये बात सिर्फ रमजान के हद तक तो महदूद नहीं रहनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको अपने पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना देना चाहिए कि आप लोगों के साथ जेनरोसिटी के साथ रहें, जेनरस रहें। आप जो है, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ। हमेशा मुझे लगता है, और जिन्होंने बात की कि आप जितना देते हो उतना वापस आता है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं जहान रमजान 365 न्यूज से। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा और मेरे साथ 2 और लोग हैं लाइव पे। हमारी उनमें से एक बड़ी फेवरेट है, गैस करें। दो सेकंड गैस करने देते। सॉरी ना, लो हाँ। अच्छा, जमजम है हमारे साथ अभी, वो लियारी में है और उनके साथ हैं, उनके साथ नहीं है, लाहौर में है, लाहौर में है इम्तियाज। मतलब हम साथ बात करेंगे दोनों से।
लाहौर में और कराची में जमजम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम जमजम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। पहले मैं जमजम से जरा बात करूंगी। जमजम, मैंने देखा कि आपकी ये जो सड़क है रियाली में ये इतनी फेस्टिव है क्योंकि ऊपर जो है वो पूरी डेकोरेशन लगी हुई है। जरा बताएं हमें इसके बारे में और जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं भी। बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी आर्ट चौक का ये इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ और रहमत व बरा दस्तरखान इस जगह को जो है इस गली को नाम दिया गया और आप देख सके यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर 300 बच्चों को जो है वो अफ्तारी करवाई जाती है और किस तरह से खूबसूरत जो है वो डेकोरेट किया गया है इस गली को। रहमत व बरे दस्तरखान के रूह रवां सबीर अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबीर, बताइएगा, जाहिर सी बात है मैंने देखा यहाँ पर हर वॉलंटियर के हाथ में ग्लव्स है, यानी हाइजीन बहुत ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, क्या कुछ दिया जाता है यहाँ पे? डिफरेंट चीज़ें हैं, बच्चों को फ्रूट्स हैं, खजूर हैं, कुछ मेन मील में डिफरेंट चीज़ें, बिरयानी है, कभी टिक्का है, कभी कुछ ना। पिज़्ज़ा भी? यस अल्हम्दुलिल्लाह। पिज़्ज़ा भी होता है। ये बताइएगा कि टोटल आप लोग यानी ये किस तरह से मैनेज करते हैं पैसे वगैरह, क्या इलाका मकीन आपस में मिल बांट के? देखिए, जितनी सजावट है, जितना भी दस्तरखान है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी जो है वो आपसी कंट्रीब्यूशन में, मोहल्ले वालों की है, हमारी टीम की है, हमारे दोस्तों की जो कहीं ना कहीं से हमें जो है वो सपोर्ट करके सारा कुछ जो सिस्टम चल रहा होता है हमारा। अल्लाह पाक आपको बरकत दे। मेरे साथ एक नन्हा बच्चा भी मौजूद है। बेटा, मुझे आप बता। जी, मेरा रोजा है। मुझे जरा अफ्तारी की दुआ तो सुनाए। नन्हा बच्चा कितना क्यूट है। तवक्कलतु व अला रिज़्क़ी का अफ्तार तू। माशाल्लाह, वेरी गुड। और आप देख सकती है कि लियारी, अरे अच्छा, आप लोगों की मैंने ये बात सुनी थी कि जमजम लियारी क्यों पहुंच जाती है? जाले ने बोला ये। लियारी में बहुत सारे रंगों भरा लियारी है और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत ये सजाया हुआ है। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी फिल्म में आ गई हूँ, ऐसे फिल्मी मंजर मुझे बहुत। एक और नन्ना मेरे साथ मौजूद है। बेटा, आपका रोजा है? जी, मेरा रोजा है। क्यों है इतना सा? बिल्कुल, इनका भी रोजा। अच्छा, जमजम हम लोग जरा लाहौर की तरफ भी रुख करते हैं, लाहौर की तरफ और इम्तियाज से भी पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और जमजम, आप भी रहिएगा साथ में। इम्तियाज, आप कहाँ हैं इस वक्त लाहौर में? जी बिल्कुल, रहमतों, फजीलतों और बरकतों वाले रमजान मुबारक में मुल्क भर की तरह लाहौर में भी अफ्तार दस्तरखान वसी पैमाने पर लगाए जाते हैं और इस वक्त मैं डेवस रोड पर मौजूद हूँ जो कि पोश इलाका है लाहौर का। यहाँ की गहमा गहमी जरा आपको कैमरामैन दिखाए तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फर्जंदान इस्लाम जो है वो बैठ चुके हैं। बिल्कुल अफ्तारी का जहाँ पर लाहौर में टाइम होने वाला है और मजे मजे के जो पकवान है उसकी खुशबू जो है वो हर आने जाने वाले को अपनी तरफ जो है बुला रही है। इतना मजेदार खुशबू यहाँ पर आ रही है कि दिल कर रहा है कि अब मैं भी यहाँ पर बैठूं और अफ्तारी में हिस्सा लूं। ये वो जज्बा है जो कि उम्मत मुस्लिमा का होता है कि हमेशा की तरह ये भी 5 साल से यहाँ पर अफ्तार का जो है वो एहतमाम कर रहे हैं और न सिर्फ अफ्तार बल्कि शहर लाहौर में सहरी का भी वसी पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। इसी तरह मार रोड, जेर रोड, किनार रोड, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सदू, जुबली टाउन, इसी तरह जोहर टाउन और ये वो पोश इलाके हैं गुलबर्ग और लिबर्टी जहाँ पर बड़े तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर आते हैं और अफ्तार दस्तरखान पर अपनी अफ्तारी करते हैं। बेसिकली लाहौर एक मसरूफ शहर है, आपको पता है। थैंक यू इम्तियाज, आप भी प्लीज इफ्तारी कीजिएगा। आपने कहा मेरा दिल कर रहा है, प्लीज कीजिएगा। जमजम, बहुत शुक्रिया। हम दोनों को हम दोनों से बात करके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा लगा लियारी के जो रंग है उनके बारे में जानकर हमें बड़ा। और अभी जो है वो लाहौर में जो इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है तो अजान के लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलो हमारे साथ यहाँ पे सेट पे मौजूद है हरीम गफ्फार और इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, वापस आएंगे और आपकी हमसे मुलाकात होगी। जमजम और इम्तियाज को थैंक यू सो मच। जहाने रमजान देखते रहिए। वेलकम बैक टू जहाने रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। अच्छा, अब इफ्तारी का वक्त बहुत करीब आने जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, हमें आवाजें भी आ रही हैं कि सोबिया जानू अब किचन में जल्दी से कुछ ना कुछ बना रही है। लेकिन किचन पे जाने से पहले हमारी जो गेस्ट हैं जाले, हम उनसे जरा बातचीत करेंगे। हरीम, हाउ आर यू एंड रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू गाइस? बिल्कुल ठीक है। आपको बताते चलें कि हरीम हमारे पास जो मौजूद हैं इनका ताल्लुक आर्किटेक्चर से है। शी इज एन आर्किटेक्ट और उन्होंने अपनी फील्ड थोड़ी सी स्विच भी की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। और हम जो है
हम जो है आपसे ये वैसे पूछना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर टू मी इट्स वन ऑफ द purest forms of art. You know, because it's very complicated also, and it's very beautiful. और ये वो वाला आर्ट है जो हम वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना मुश्किल है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, नई बिल्डिंग्स में भी हमें लगता है कि कोई फायर एस्केप नहीं है। वो जो सारी चीजें जो हम बाहर ममालिक में देखते हैं विच इज इंटेग्रल टू आर्किटेक्चर, यहाँ पे वैसा नहीं होता स्ट्रक्चर। तो डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट? Yes, I think पाकिस्तान में I think the number one thing about architecture is जिस पे as a student हमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाते हैं is the site analysis. कि आप जहाँ पे आपने जो भी बिल्डिंग बनानी है with whatever function, आपने स्कूल बनाना है, आपने घर बनाना है, म्यूजियम बनाना है, anything, you need to know what is around you. It's not like you just take this slice of land और आप इस पे जो भी अपने मर्जी का Pinterest पे 2-4 आपने देख लिए कि ये फसाद चाहिए, ये चाहिए. Everything cannot happen anywhere. So I think it's very important. यहाँ पे ये नहीं देखा जाता, यहाँ पे just aesthetic देखा जाता है कि खूबसूरत लगे. So functionality बहुत important है. आप देखिए आप कहाँ बना रहे हैं, आपका sunlight कहाँ से आ रही है, voices कहाँ से आएंगी, noise pollution. Accordingly आप डिजाइन करें. It's a very integrated design according to the atmosphere around you. अच्छा, fire escapes नहीं होता. Sorry Jolly, please go on. अच्छा, मेरे पास आर्किटेक्चर के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, बिकॉज मैंने जो है वो आर्ट स्कूल में आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट. सो माय फादर वाज एन आर्किटेक्ट, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम एनसीए, देन वो बर्कले गए, एंड ही यूज्ड टू मेक रियली ब्यूटीफुल डिजाइन. सो सिंस आई वाज इन आर्ट स्कूल, तो ड्राफ्टिंग से गुजर होता है फाउंडेशन ईयर में सबका. सो आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो हम लोग सीखते हैं अपने आर्ट स्कूल में, क्योंकि फाइन आर्ट्स में अलग चीज़ होती है, दूसरी जगह अलग चीज़ होती है. मेरे वालिद हमेशा ये कहते थे कि जहाँ भी आप रहते हो वहाँ के आर्किटेक्चर का लगे कि वो ज़मीन से निकला है, इट हैज़ ग्रोन आउट. जो अभी आप बात कर रही थी कि वो आपके पास मटेरियल नहीं है. जैसे आप लाहौर की तरफ जाते हैं ना, तो आप अगर ट्रेन से अगर आपने सफ़र किया हो तो रेड ब्रिक हाउसेज होते हैं मंशा. दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड दे लुक लाइक कि वहाँ के मकामी हैं. सो मुझे पता है कराची में अगर रहते हुए इफ़ यू वुड डिज़ाइन समथिंग, व्हाट आर द मटेरियल्स यू वुड यूज़ एंड व्हाई? I think कराची में it really depends again on कि हम कहाँ जाए, because कराची I think is a big city. Yeah. So depending on where exactly. Sea view. Let's take sea view. I think sea view में number one thing that you should definitely take care of is कि it's right next to the atmosphere. यहाँ पे हमारे बाल ही बिल्कुल बाल ही खराब हो जाते हैं. ह्यूमिडिटी बिल्डिंग्स आप देखेंगे वहाँ पे वो रस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है. तो रस्ट वो इसलिए होता है बिकॉज जो हमारे सीमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर आयरन लगा होता है जी. उनकी जो है ना सारी अंडर कंस्ट्रक्शन इट्स ऑल आयरन. सो व्हाट अभी तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से अ लॉट ऑफ दीज न्यू पीपल, न्यू डेवलपर्स, दे टेकिंग केयर ऑफ इट कि भाई आप उस आयरन को भी यू नीड टू कोट इट so that it is rust proof. वरना even though आप कुछ सीमेंट आप उसके ऊपर लगा देते हो, even though cement itself is not it absorbs a lot of water and also heat, water and salty water, so like that's a combination of all bad things. So of course I think you need to use limestone, lime plaster instead of cement. You can use you can also, if you're using iron तो उस पे आप coating करें, so that किस चीज़ की coating होती है? It's like a resistant iron rust resistant coating होती है. ठीक है, plastic material होता है, but like they have specific coating, they are available. It's not like, is it expensive? Of course. हाँ, तो ये सारी चीजें जो added हो जाती है. Of course, it's an था जो सेफ था, वरना हर चीज गल जाती थी, गाड़ियां गल जाती थी भाई. वहाँ पे इतनी नमी होती है कि वो सब कुछ झड़ना शुरू हो जाता है. वो इसलिए था बिकॉज माय फादर डिसाइडेड कि वो इस्तेमाल जो आप कह रही है ना, मार्बल का इस्तेमाल ज्यादा है और चीजें, आई डोंट नो कोटिंग वोटिंग तो मुझे याद नहीं है, बट ये इस तरह की चीजों के ना मटीरियल के हिसाब से. सो इफ वी मूव अ लिटिल फर्दर, हम गुलशन के इलाके पे जाते हैं जहाँ वो समंदरी इलाकों से थोड़ा दूर हो, वहाँ पे क्या आप वहाँ पे जो आई थिंक इवन दो आई मीन गुलशन, आई डोंट थिंक कि रस्ट का इतना इशू है. So you can use your cement, you know, obviously some precautions you need to take. आप थोड़ा बहुत lime plaster करें, ठीक है ना, but cost effective होगा obviously गुलशन में, because it's you don't have to take that much extra precautions के rust भी होगा, salt भी होगा.
सो यू नो ऑफ कोर्स आई मीन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इज़ फाइन. अभी तो वुडन कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, स्टील कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं. इनफैक्ट अभी इफ़ यू गो अब्रॉड तो वहाँ पे तो लाइक रेडी मेड हाउसेस बने हुए हैं. वो बस आप पूरा का पूरा वो लिफ्ट करके एंड यू कैन जस्ट पुट देम. मैं इंटरनेट पे देख रही होती हूँ, इट इज सो फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग. इट्स जस्ट अ मार्बल होम, लाइक इट्स अ मोबाइल होम, व्हाट इज इट कॉल्ड, समथिंग लाइक दैट, कि आप उसको बस अपने साथ ले जाएंगे और कहीं रख देंगे. यहाँ हो सकता है आई थिंक यहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, सेफ्टी नहीं है कहाँ एग्जैक्टली. और मुझे तो हमेशा सैनिटरी रीजंस की वजह से मैं ये सोचती हूँ कि सैनिटेशन कैसे होगी, उसके हाइजीन कैसे उसका ख्याल रखेंगे. सो दैट इज एन इशू. One thing I would like to ask you about is because मैं भी एक फ्लैट पे रहती थी तो उसमें फायर एस्केप्स नहीं होते हैं यहाँ पे. जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खौफनाक लगती है कि अगर आपके घर में क्योंकि द किचन और जो आपका मेन डोर है वो बिल्कुल साथ साथ है, तो एटलीस्ट इन माई फ्लैट जिसमें मैं पहले रहती थी उसमें था ये. तो अगर कभी खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आपका एक एस्केप है और वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे कि हमेशा अपार्टमेंट्स में डबल एग्जिट होता है. एक पीछे की तरफ से होता है और आगे की तरफ से, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कम है. आई थिंक है ही नहीं इनफैक्ट. सो दैट्स समथिंग. अच्छा जाले, वी हैव टू गो टुवर्ड्स द किचन. सो अब मंशा आप प्लीज जाइए क्योंकि मेरी पसंद की चीज बनी हुई है वहाँ पे, मुझे पता है, और मुझे रोजा लग रहा है. तो लग रहा है बेहतर यही है सुन है मेरा कि मैं जरा जाऊं. So, कुर्बत आप हासिल कीजिए मंशा जी. ओके सोम्बिया, क्या हाल है? ऑल गुड ऑल गुड. ये जाले की जो ना फेवरेट चीज बन रही है और इसी वजह से वो आई नहीं पा रही यहाँ पे. मैंने कहा शायद वो भाग भाग के आएंगे, पर उन्होंने कहा नहीं यार, नहीं रोजे रोजा लग रहा है उनको, इफ्तारी के वक्त तक नहीं आएंगे. जरा बताएं हमें. अच्छा ये जो है आप देख रहे हैं, चाट तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, इफ्तार का वक्त बहुत करीब आ गया है. अच्छा तो हमने क्या किया, मैं जल्दी से एक रेसिपी बता देती हूँ, क्विक रेसिपी. हमने एक पॉट ले लिया, उसमें हमने ऑयल डाला, 2 से 3 टेबल स्पून डाला. उसके बाद हमने इसमें चॉप ग्रीन चिलीज डाली और हमने थोड़ा सा अपना जीरा डाला, साबुत जीरा. वो डालने के बाद वो जो मिर्च और जीरे की जब खुशबू आना शुरू होगी तो उसमें आपने बॉइल्ड चने डालेंगे. उसके बाद आप डालेंगे क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये डाल के आपने अच्छे से उसको भुनाई करनी है. उसमें लेमन जूस डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, और फिर बॉइल्ड पोटैटो ये डाल के आपने इसको कुक कर लिया इन मसाला. उसको फिर आपने बोल में निकाला. उसके बाद सब कुछ हमारा टॉस होगा. टोमेटोज चॉप ले लिए हमने, कुकम्बर्स ले लिया चॉप, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग करने के लिए. फिर उसके बाद हमने अनियन ले लिया चॉप और हमने इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया. इसके बाद जो वो खट्टा मीठा जो फ्लेवर आएगा वो आएगा इमली की चटनी से. इमली की चटनी हमने डाली इसमें, हमने हरी चटनी डाली इसमें, और चाट मसाला. अच्छा, बड़ी अच्छी एक खुशबू भी आ रही है. अच्छा, मैंने सुना है कि चाट इज ग्रेट फॉर वेट लॉस. मेरी बहनें जब बहुत ज्यादा अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस थी तो हर वक्त ही चाट. बिल्कुल, मैं कहूंगी अगर व्हाइट है तो आप काले चने जो है, ब्लैक चिकपीस उसकी बना लें. अच्छा लोबिया बहुत अच्छा होता है डाइट में, जो रेड बीन्स होते हैं वो आप ले लें, तो ये डाइटफुल भी है. इसमें आप ऑयल को ओमिट कर दें, आप ऑयल नहीं डाल लें. अच्छा, पानी भी डाल सकते हैं बिल्कुल. अच्छा, इसको जो है मैं टॉप करना चाहूंगी. अच्छा, इसका नाम बॉम्बे चाट है. तो बॉम्बे का जो एक वो है सेव पूरी, वो बहुत फेमस होती है. अच्छा, सेव पूरी मुझे लगता है चाट जो है ना वो कभी कभार मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और अगर किसी ने अच्छी ना बनाई हो तो सोबिया ये टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट. अगर किसी ने अच्छी ना बनाई हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. आई एम अ चाट स्नॉब, क्योंकि उसमें जो भी है वो सब आपकी चटनी और मसाले का कमाल है. अच्छा, जो मैं सेव की बात कर रही हूँ इसको हम टॉप करेंगे सेव से. अच्छा, सेव का जो सेव मैंने अंदर नहीं डाला, जब भी आप सर्व करें उसको उसी टाइम, क्योंकि उसका जो क्रंच है ना वो सॉगी हो जाएगा ना, वो डैमेज नहीं होना चाहिए. ये चले गया. ये आपकी आप देख रही हैं जाली, ये जो है आपकी चाट रेडी हो गई. अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ. हम बना रहे हैं बहुत रिफ्रेशिंग सा मैंगो मोहितो. अच्छा, अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी का बना लें. मैंगो का सीजन तो नहीं है. अच्छा, मैंगो का सीजन नहीं है, पर आप कैन जूस है. और अब फ्यूचर में आने वाला है मैंगो का सीजन भी आने वाला है. वाटरमेलन है हमारे पास, आप वाटरमेलन लें. अच्छा, वाटरमेलन भी ले सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आपका मजे का फ्रूट हो, जो भी आपको फेवरेट फ्रूट है आप उसका जूस ले लें. अच्छा, ठीक है. अच्छा, हमने ग्लास में क्या किया, मैंने एक लेमन लिया जिसको हमने into 4 कट किया, और हमने इसमें मिंट डाला. और इसको स्पून से ही मैं स्क्वीज कर रही थी कब से बैठ के. बिल्कुल. और फिर मैंने इसको इसमें अपने 2 ग्लास में डाल दिया, सर्व कर लिया. ठीक है. इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मैंगो जूस. ये आपका मैंगो जूस जाएगा इसमें. जब तक आप लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं मंशा और सोबिया, मैं हरीम यहाँ मौजूद है, उनसे कुछ
सवालात कर लूँ, बातें कर लूँ, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक आर्किटेक्ट मेरे सर पे आए हैं, बिकॉज आर्किटेक्चर वाज वेरी वेरी डियर टू मी एट वन पॉइंट, एंड आई फील लाइक मेरे जिस तरह से मेरे वालिद जो डायग्राम्स बनाते थे और इंटीरियर डिज़ाइन करते थे, इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि वो एक होता है बर्ड्स आई व्यू, डू मेक योर डायग्राम्स, है ना, प्लान्स लाइक दैट। अच्छा, मेरे अब्बा का जो था रुझान वो फॉलिएज की तरफ बहुत था, ठीक है, सो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट जंगल, architecture is all about being, you know, buildings and mortar and cement, but उनका foliage भी होता था, तो उनकी हर जगह उन्होंने एक space रखा हुआ होता था ऑफ, you know, कि यहाँ पे planters होंगे और यहाँ पे क्यारी होगी। So how important do you think it is, especially for कराची, जहाँ you know हमने resurrected land पे चीजें बनाई हुई हैं। So what is important here, और कौन से plans जो हैं वो होने चाहिए? Plants, to be honest, I don't know much about plants, but I think as I said कि कराची में economies of scale, people work on that. Okay. Minimum. What is that? It's like minimum land pay, you make the maximum amount of houses or you know, just because obviously it's a commercial city, so you need to make money also. बट इसकी वजह से आई थिंक प्लांटेशंस एंड ऑल काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। इवन अगर आप फेज़ 8 वाली तरफ जाएं तो आपको याद होगा कि काफ़ी कुछ साल पे, नॉट इवन काफ़ी, इट वाज ऑल बैरन। अभी वहाँ पे घर बन गए रिसेंटली, तो आई रिमेंबर वहाँ पे जानवर भी आते जाते रहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर प्लेस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर योर क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई नॉट जस्ट एज ह्यूमंस वी नीड ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, बट इसकी वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो है वो पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया। अच्छा। एंड पोल्यूशन अगेन इन टर्न इफेक्ट्स योर बिल्डिंग्स, तो वो जो आप इरोजन की बात कर रहे हैं, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक पूरा निज़ाम, वही तो द साइट एनालिसिस इज़ द होल थिंग, कि आप साइट को एनालाइज करो कि जी कहाँ पे है वेजिटेशन है, कहाँ पे हमें रखनी चाहिए। सो इवन लाइक इन टर्न इफ़ यू हैव प्लांट्स, तो वो एक जब पोल्यूशन कम होता है तो वो भी एक कोरोजन और लाइक मटेरियल का जो है ना डिटर जो होता है मटेरियल, सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टॉप्स फॉर अ बिट। दिस इज वेरी नेसेसरी। यस, प्लेजेंट मॉइस्चर भी हो जाता है, यू नो, मॉइस्चर भी वो कर लेते हैं। प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरनमेंट इन जनरल। आपके साथ साथ एक और प्रोफेशनल इस वक्त मौजूद है हमारे पास, और दिस इज फ्रॉम ओवरसीज, दैट इज यूके से हैं, शनीला हैं। शी इज अ पॉडकास्टर, शी इज ऑल्सो अ बैंकर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शरीला, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हम लोग सब यहाँ पे बड़ी मजे से आपका शो देखते हैं। अच्छा। और अच्छा जी बिल्कुल, आपका जो आजकल ड्रामा आ रहा है वो बड़े शौक से देखती हूँ मैं। अरे अभी वो हमने रोका हुआ है, और वो इंशाल्लाह ईद के बाद, मुझसे हर कोई यही पूछ रहा होता है, तो बिल्कुल आने वाला है, ईद के बाद शुरुआत हो जाएगी उसकी। अच्छा मुझे बताइए, हाँ मुझे ये बताइएगा शनीला कि आप एज अ बैंकर, यू नो, आपके पास टाइम कैसे होता है पॉडकास्ट भी करने का, बिकॉज बैंकर्स तो जनरली इतने कोई चौका ब्लॉक स्केड्यूल में चल रहे होते हैं। सो बताइए कुछ अपने पॉडकास्ट के बारे में भी बताइए, और आप अपनी जो प्रोफेशन है आपका बैंकर उसके बारे में भी बताइए। जी एक्चुअली एज अ बैंकर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 18 माशाल्लाह। बट उसके बाद वो मैंने पाकिस्तान से ही शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने 5-6 साल वहाँ पे काम किया, फिर मैं इस्लामिक बैंक में काम किया, बट आफ्टर मैरिज फिर थोड़ा सा बच्चों में, फिर आपको पता है जब आप मम बन जाते हैं तो देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे थोड़ा और टाइम मिलना शुरू हुआ अपने लिए, देन आई स्टार्टेड इंटीरियर एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया, और पॉडकास्ट जो है ये आप कह लें कि मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज है। और यहाँ पे यूके में आई थिंक आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी उर्दू पॉडकास्टर कि जो बहुत सी लेडीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, पोस्ट नेटल डिप्रेशन है, होम स्कूलिंग है, इन सब पे मैं बात करती हूँ अपने गेस्ट के साथ, और माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, और लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह शरीला। अच्छा यूके में देयर आर सो मेनी पाकिस्तानीज इन यूके, तो कैसा गुजर रहा है आपका रमजान? वैसे यूके में भी बहुत ज्यादा प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाइक अप हुई हैं, देयर वाज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन द यूके, तो आप लोगों की कम्युनिटी ने इस चीज को फील किया है कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया? जब मैं विजिट करती हूँ यूके तो मुझे लगता है बहुत महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, बिकॉज एक्चुअली मैं लंदन में रहती हूँ, तो लंदन तो बाकी सब सिटीज से ज्यादा एक्सपेंसिव है,
और जब से ये कोरोना के बाद से चीजें एकदम से बहुत ज्यादा हाइप अप हुई है, जहां आप 5 पाउंड में एक बैग भर के ले आते थे जिसमें आपको पूरा ब्रेकफास्ट की चीजें आ जाती थी, जैसा कि आप कह लीजिए कि आपकी ब्रेड, आपके अंडे, आपका मार्जरीन, इस तरह की छोटी छोटी जैम, ये सब चीजें आ जाती थी। अब तो आप एक कहते हैं ना कि 6 अंडे और 1 रोटी की जो है ना वो 5 पाउंड में आती है। तो चीजें यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। यहाँ पे आपकी पूरी ट्रॉली भरी होती थी 50 पाउंड में, वहाँ 50 पाउंड में आप 2 बैग सिर्फ उठा के आ रहे हैं। तो इट इज लाइक दुनिया भर में इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। बिल्कुल बहुत इफेक्ट हुई है। वहाँ यूके में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पहले से बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और ठंड इतनी होती है कि वहाँ पे आपको जो है अपने रेडिएटर्स वगैरह ऑन करने होते हैं। अच्छा, मुझे जरा बताएं कि मैंने सुना है कि आप अफ्तारियां भी कराती हैं और उसके बारे में जरा बताएं कि हाउ आर यू डूइंग इट, शुरू कैसे हुआ और ये कहाँ कहाँ होता है आपकी कम्युनिटी में? अच्छा, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अगर तो आपके रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, माशाल्लाह मेरा सारा ससुराल, मेरी फैमिली, यहाँ पे हम काफी सारे लोग हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जब रमजान शुरू होने वाला होता है तो पहले से ही मैसेजिंग आना शुरू हो जाती है कि पहला वीकेंड मेरी तरफ, दूसरा वीकेंड उसकी तरफ। तो इस तरह से बहुत मजे से हम लोग जो है ना अफ्तारियां करते हैं। इसके अलावा ईद पे हम लोग जरूर इकट्ठे होते हैं। और हमारी कम्युनिटी में जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे मस्जिद जो है वो नहीं थी। अच्छा। अभी भी नहीं है, लेकिन हम एक हॉल, हमारे जो सब लोग हैं, जो इमाम है बाकायदा, जो जुम्मा है वो तो पूरा साल उस हॉल में होता है, लेकिन इस साल उन्होंने तरावियां भी शुरू की हैं और सब एरिया के सब लोग बड़े शौक से जाते हैं कि ये चीज जो है ना रुके ना। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत एक दूसरे के साथ आप कह लेंगे इन रहती है और उनकी कोशिश होती है। और अगर फैमिली नहीं है तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इन रहते हैं। वो लोग कोई ना कोई बंदिश चल रही होती है या और अफ्तारियों में अगर आप मेरी कुछ वीडियोस हैं वो देखें तो हम लोग बड़े ही एहतमाम से, बहुत ही खूबसूरती से सजा के सब अफ्तारियां करते हैं ताकि आपको बैक होम फील ना हो कि वहां पे बहुत एहतमाम से होता था तो यहाँ पे हम बस 2 लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश पूरी यही होती है कि हम लोग मिलजुल के करें। थैंक यू सो मच अनिला, आपने हमें ज्वाइन इन किया और अपनी कम्युनिटी के बारे में और लंदन के बारे में हमें बताया। ये मुझे ये वाला ना पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है मंशा, स्पेशली हमारे शो के तवस्सुक से लोग जो हैं वो ट्रैवल कर लेते हैं दुनिया भर में। हम स्वीडन गए हैं, बर्मिंघम गए हैं, लंदन गए हैं, वी इवन बीन टू ग्रीस। अब ईद के बाद हमने एक ट्रिप प्लान करनी है, हमने बिल्कुल प्लान करना है। जगहों का हमने सुना है कि अब हमें जरा दिल भी चाहता है कि हम भी जाएं। हमारे साथ हमारी गेस्ट हरीम जो है, आप आई होप आप बहुत ज्यादा बोर नहीं हुई हैं। यू नो यू सो हरीम, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर ईद? हैव यू डन एनी ईद शॉपिंग? रमजान और ईद की तरफ भी आ जाएं। यस, आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, बट आजकल आई एम लुकिंग फॉर अ फर्शी शलवार आउटफिट। हर जगह है, दिस इज द फैशन। व्हाई आर यू लुकिंग फॉर इट? लुक एवरीवेयर, सो मेनी, so I don't know which one to go for. कलर्स क्या पसंद है आपको? I like blue, like this blue. Very nice. आपको एम्बेलिशमेंट ज्यादा पसंद है और या सिंपल? I think a mixture, इतनी ज्यादा भी ना हो पर सदफ कंवल के बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बड़े रेफरेंसेस दे सकती हूँ। I think सदफ कंवल की थोड़ी सी सिंपल, you want a little bit of embellishment. I think there's so many. हुसैन रेहार, हुसैन रेहार इज वन ऑफ द फर्स्ट, तो ये सदफ और हुसैन रेहार वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये फर्शी शलवार का सिलसिला जो है वो शुरू किया। अच्छा, जो आमना अरशद जो हमें भी पहनी हुई है उनका भी है, तो यू कैन गो इफ यू लाइक दिस कलर। Look, I am almost wearing something. It's not farshi shalwar actually. It's not farshi, but she has also introduced a lot of them. So good luck for Eid and for your farshi shalwar shopping. मुझे लगता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज हर जगह ही है ना वो मिल रही है। अच्छा, हम सॉरी मैं मंचा से उसके कार्ड छीन लेती हूँ। अक्सर औकात मेरा दिल करता है क्योंकि मेरे पास वो कार्ड देते हैं और मैं अपने स्पॉन्सर्स को भूलना नहीं चाहती। हमारा शो जिनके तवस्सुक से आप तक पहुंच रहा है वो है हमारे अमेजिंग स्पॉन्सर्स पेप्सी, फूड पार्टनर से KFC, इफ्तार पार्टनर है सनरिज, जबकि अप्लायंस पार्टनर है हमारे ग्लैम गैस और हमारे ऑसम किचन है। हमारे किचन की तरफ हम जाएंगे अभी। और ये ना भूलिएगा कि लाइफ बॉय हमारे हाइजीन पार्टनर हैं और अपने इफ्तार और अपने, अगर आपने किचन में जाना है तो हाथ धोए बगैर मत जाइए। हाँ प्लीज, और अगर चले गए तो आप किचन में जाके हाथ धोइएगा। बिल्कुल। जरा हम
अच्छा सोबिया, हम आपकी तरफ अब आने वाले हैं, लेकिन आप एक दफा फिर से बताएं जाले को, बिकॉज पता नहीं जाले ने सुना या नहीं कि आपने क्या क्या बनाया। लेकिन आप ऑडियंस जो अभी हमें साइन इन किया है जिन्होंने, उनको बताइए कि आज आपने मेरी पसंदीदा चीज बनाई है। अच्छा, आज जो हमने बनाया है वो है बॉम्बे चाट, चना चाट, जिसको आप व्हाइट चनों में बनाइए, आप काले चनों में बना सकते हैं। और मैंने बनाया मैंगो मोहितो, उसकी रेसिपी मुझे लगता है वापस से मैं एक बार शॉर्ट दे देती हूँ। हमने लेमन लिया, मिंट लिया, उसको स्क्वीज़ करेंगे ग्लास में ही, मैंगो जूस डालेंगे, उसमें लेमन स्लाइस जाएगा, 1 टीस्पून शहद जाएगा पर ग्लास, और कोई भी आप वाइट सोडा ले सकते हैं वो डालें। बड़ा रिफ्रेशिंग सा, बड़ा आफ्टर इफ्तार जो है ना आपको एक जगा देने वाली जो ड्रिंक है ना, वो मुझे लगता है मोहितो होती है। इसमें आप कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं, मंशा और मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी या हो मैंगो या वाटरमेलन, जो भी आपको पसंद है उसका जूस बनाएं, ऐड ऑन करें। और चना चाट के जो ये क्रिस्पी जो सेव मैंने ऊपर डाला है वो भी आप सर्विंग के टाइम ही डालें ताकि उसका जो क्रिस्प है वो बना रहे। और मैं बताती चलूँ, सनरिच जो हमारे पार्टनर हैं उनकी खास बात ये है, सनरिच चक्की का जो आटा है वो रखता है रोटी नरमा नरम और विटामिन B12 की ज़ायद के साथ, और आपके प्यारों को देता है भरपूर जायका। क्या खूबसूरत तरीके से सोबिया ने जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया। थैंक यू सो मच सोबिया, और हमारे सब जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अब हम आपसे इजाजत लेंगे, नहीं हमसे पहले तो हम हरीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हरीम, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, हमारे शो में आई, एंड यू टॉक्ड अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी डियर टू मी, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन। जी, आप कल जरूर देखिएगा जहाने रमजान। अभी के लिए हम इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।